सत्तर साल से सुनते आ रहे हैं कि मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। आम आदमी को मईशत जैसा बुनियादी मौजू तक समझ नहीं आता जिससे उसके सारे मसाइल जुड़े हैं। होशरुबा महंगाई और बेरोजगारी की बुनियादी वजूहात को लिफाजी के जाल में लपेटकर बार बार नई पैकेजिंग में पेश कर दिया जाता है। हर आने वाला जाने वाले पे जिम्मेदारी आयद करके खुद पतली गली से निकल जाता है और हल की तरफ कोई नहीं आता। किताबी बातों से परे आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम पाकिस्तान के माशी माहिरीन से कराएंगे आपकी बात, जिनका ताल्लुक बराह रास्त सहाफत, सियासत और मईशत से है। बात होगी आपके मसाइल, वजूहात और उनके हल पर। हमारी मईशत की ऐसी हालत का जिम्मेदार कौन है, फैसला आप खुद करें। 2008 में पाकिस्तान की जमहूरियत जब से बहाल हुई है, अब तक पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने पाकिस्तान पे हुकूमत की है। पाकिस्तानी मईशत से जुड़े मुमताज माशी माहिरीन से जब हमने पूछा कि 2008 से अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अब पीडीएम को इक्तिदार में देखा है, आप इन हुकूमतों का मुवाजना कैसे करते हैं, तो उनका ये कहना था। तो 2008 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो उस वक्त एक क्राइसिस था, ग्लोबल क्राइसिस भी था और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस भी ऊपर थी। और जैसे ही वो गवर्नमेंट आई तो उसके ऊपर जो इसहाक डार साहब जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, चूँकि वो भी पीडीएम टाइप एक फार्मूला था, उनकी जो स्पीच उन्होंने जो चीज़ें जो नहीं भी थी ख़राब, वो ख़राब इतनी दिखाई कि उसके बाद क्राइसिस बहुत बुरा हो गया। उसके बाद 4 साल जो है, चूँकि ऑयल प्राइसेस $90-100 पे रही हैं, तो हमारा जो इकोनॉमिक क्राइसिस था, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो इशू रहा। लोड शेडिंग हम करते रहे और सर्कुलेटेड बिल्ट होता रहा, तो उस वजह से वो बड़ा टफ टाइम था पीपल्स पार्टी के लिए। 2013 के अंदर जब नई गवर्नमेंट आई तो नई गवर्नमेंट आई अगेन इसहाक डार साहब ने एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की कि जो उन्होंने जो सर्कुलेटेड एनर्जी का खड़ा हुआ था वो पिछला साल जो 2013 का था उसके डेफिसिट में डाल दिया जो आउटगोइंग गवर्नमेंट थी और अपना एक क्लीन स्लेट से शुरू किया। लेकिन उन्हें शुरू में कुछ 6-8-9 महीने बड़े मुश्किल हुए, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कैसे करे। पावर सेक्टर पे काम करना चाहते थे, कभी गिदानी प्रोजेक्ट करते थे, कभी कोई करते थे, कुछ नहीं हो रहा था। उनको लकी ब्रेक मिली 2014 में जब सऊदी अरब से $1.5 बिलियन आए अनकंडीशनल सपोर्ट के, जो उन्होंने यमन में हमने कहीं फ़ौज भेजनी थी जो नहीं भेजी, बहरहाल वो पैसे आ गए। फिर उसके बाद जो दूसरी लकी ब्रेक मिली कि ऑयल प्राइसेस क्रैश हो गई। जैसे आपको बताया 2009 से 13 के दरमियान तकरीबन ये $90-100 पे थी, तो एकदम ये क्रैश करके $60 पर करीब आ गई। ऑयल प्राइसेस क्रैश कर गई, वो एक बेहतर हो गए। फिर इन्होंने शुरू में IMF प्रोग्राम भी कर लिया था। फिर आपकी वो जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से निकलना था, तो IMF ने रिकॉर्ड 18-20 वेवर दिए उस प्रोग्राम के अंदर। वो सारा कुछ हुआ, लेकिन वो लो ऑयल प्राइसेस, IMF के वेवर, लो इन्फ्लेशन, उसको हमने यूज़ नहीं किया। और दूसरी एक और चीज़ 2013 से 18 में आपका CPEC हुआ। CPEC के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए जो उस वक्त लगने लगे, पावर प्रोजेक्ट्स आए, रोड प्रोजेक्ट्स बने, सारा कुछ। और उस वक्त 2014-15 में हम ये कहने लगे थे कि 2018 के बाद ये लाइबिलिटीज़ बढ़ना शुरू हो जाएंगी और सस्टेनेबिलिटी का इशू होगा। हम आर्टिकल भी लिखते रहे, कॉन्फ्रेंसेस भी करते रहे इस पर। फिर 2018 का जब आखिरी साल था तो मिफ्ता साहब वो 2018-19 का बजट मिफ्ता साहब दे के गए। उन्हें पता था हमारी हुकूमत नहीं आनी, वो एक जो है वो बड़ा आसान बजट, टैक्सेस कम करके चले गए। नई हुकूमत आई, उसे ऊपर करना पड़ा। फिर नई हुकूमत को 8-9 महीने लगे IMF से निगोशिएट करने में। जो उसकी असल वजह क्या थी वो आज लोगों को पता चल रही है कि डेट सस्टेनेबिलिटी का उसी वक्त IMF क्वेश्चन कर रहा था और IMF बड़े टफ मेजर्स कर रहा था जो असद उमर साहब नहीं कर सके। फिर नई इकोनॉमिक टीम आई, उन्होंने किया और एक हमारी कहानी 2019 में शुरू हो गई। उसके बाद 2020 में कोविड आ गया। कोविड के बाद हमें एक थोड़ा सा जो इकोनॉमिक जो हमारा डाउन टर्न था उसमें एक अपवर्ड मोमेंटम पाकिस्तान को मिल गया। को पाकिस्तान ने कोविड को अच्छा हैंडल किया, IMF भी रिलैक्स हो गया, रेमिटेंसेस भी बेहतर हो गई और उसकी वजह से हमें एक हेडविंड मिली, इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ गए जो 2021 में हमारी जो है ग्रोथ दिखाने लग गए। बट जब हम उसके बाद हमें दोबारा स्टेबलाइजेशन पे जाना था तो इमरान खान साहब ने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को चेंज किया, शौकत तरीन
चेयरमैन आए जिन्होंने एक लूट सेल बजट दिया, और उस बजट के बाद जो चीज़ें अनवाइंड होने लग गई, कि उसके बाद स्टिमुलस, जो फिस्कल स्टिमुलस था, वो उसकी वजह से जो ग्रोथ तो आ गई 2 साल 6% की ग्रोथ, बट उसके बाद एक आपका क्राइसिस नज़र आ रहा था, और वही डेट सस्टेनेबिलिटी का इशू 2019 का था वो आ रहा होगा आपका। इसमें 2022 के अंदर जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो उसके बाद तो चीज़ें बिल्कुल ही बदल गई, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से बिल्कुल पहले इमरान खान साहब की हुकूमत ने जो है वो पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं उनको फ्रीज़ कर दिया था। जिस वक्त उन्होंने फ्रीज़ किया उस वक्त ज़ीरो टैक्स था, ज़ीरो सब्सिडी थी, और वो जब इमरान साहब गए तो बड़ी माइन्यूट सी सब्सिडी थी उस वक्त उसमें। लेकिन जो अगली हुकूमत आई उसने 2 महीने लगाए इसको ठीक करने में। उस वक्त ऑयल प्राइसेस चढ़ रही थी, करेंसी भी गिर रही थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो सब्सिडी का एलिमेंट बहुत बड़ा हो गया, और जब तक वो ठीक करते थे तो फिस्कल साइड जो है हाथ से निकल गई थी, और उसके बाद क्राइसिस जो है ना वो बहुत बड़ा होता गया, और उसके बाद बड़ी मुश्किल 7th 8th रिव्यू IMF का हुआ, फिर अभी हम 9th रिव्यू के ऊपर खड़े हुए हैं, और पूरा डेट जो है अनसस्टेनेबल हुआ है, और अब डिफ़ॉल्ट और डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बातें हो रही हैं। तो ये खुलासा है पिछले 15 साल का। आई थिंक 2008 स्टार्ट करें तो पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट थी, सेलिएंट फीचर ये था उस वक्त ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी, तो इट वाज अ प्रीटी टफ टाइम जिस पे दे टुक चार्ज, और 2012 तक जो है स्टेबिलिटी जो है एसेंशियली उस दौर में आई थोड़ी बहुत। फिर उसके बाद जो PMLN का जो 2013 ऑनवर्ड्स आ जाता है, उसमें फिर हम ये देख सकते हैं कि जब ओवरऑल जो ग्रोथ दुनिया में आ रही थी, इंटरेस्ट रेट ज़ीरो थे तो या ज़ीरो के करीब थे, तो उसमें PMLN की हुकूमत ने काफ़ी ज़्यादा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काफ़ी काम हुआ है। तो ये उस ज़माने का या दौर का हो सकता है। फिर PTI की गवर्नमेंट आई तो उसमें ये है कि उसमें भी अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उसमें थोड़ा सोशल सेक्टर और इन सारी चीज़ों में भी काम हुआ, मगर सैडली इट जस्ट कट शॉर्ट, तो वो पूरा अपना एरा जो है वो मुकम्मल नहीं कर सके। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। जिन 2008 से लेकर 2023 तक एक चीज़ कॉमन है, वो कॉमन ये है कि ये तीनों हुकूमतों ने कभी पॉलिसी नहीं बनाई है, क्योंकि ये तीनों हुकूमतें IMF के प्रोग्राम में रही हैं। तो जब भी कोई वही मुल्क IMF के प्रोग्राम में होता है तो वो पॉलिसी नहीं बनाता है, उसको पॉलिसी दी जाती है, बनती कहीं और है, उनको दी जाती है, वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब किसी के पास अगर टीम अच्छी है तो वो अच्छा इम्प्लीमेंटर हो जाता है, किसी के पास ज़रा उससे कमतर टीम है तो वो उससे कम परफॉर्मेंस करता है, किसी के पास टीम ख़राब हो तो बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस होगी। प्लस ये है कि इन तीनों में से किस हुकूमत ने इकॉनमी की तरफ तवज्जो दिया हो। जिसने ज़्यादा तवज्जो दी और उसकी टीम अच्छी थी तो रिलेटिवली उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। जिसके पास कोई इकॉनमी रडार पे ना हो और उसकी टीम भी कमज़ोर हो तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब हो जाएगी, या इसके बीच में कोई रहेगा। तो इसलिए इस तरह के कंपैरिजन के कौन से बेहतर रही है, ये कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि तीनों ही अपनी पॉलिसी नहीं बनाते रहे हैं। तो हम क्यों तीनों के फाइनेंस मिनिस्टर को दोष दें कि ये इन्होंने ठीक परफॉर्म नहीं किया है, इनकी पॉलिसीज़ ठीक नहीं थी, क्योंकि वो पॉलिसी बेचारे नहीं बनाते हैं। देखिए, आई थिंक अगर आप लेजिस्लेटिव वर्क देखें तो आई थिंक PPP के दौर में बहुत काम हुआ। आपने देखा NFC अवार्ड हुआ PPP के दौर में, ये एक बहुत बड़ा था जिसमें डेवोल्यूशन हुई। अगर आप इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को देखें तो जो बेस्ट या एहसास जिसको आज आप कहते हैं, मैं टेबल पे मौजूद था जब हमने ये किया, तो ये मेरा ख्याल है 20 अरब रुपए से हमने तब शुरू किया। सो नंबर 2 मैं समझता हूँ कि इस पे काम हुआ, बट ऑब्वियसली वो भी जब हुकूमत में आए थे तो थोड़े से अनप्रिपेयर्ड थे। ये थीम आई थिंक मैं प्रोलॉन्ग करूँगा एज वी टॉक। जब 13 में ये हुकूमत में आए तो एक एनर्जी क्राइसिस था, तो जो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर था PMLN के लिए वो बनाना ज़रूरी था और इनको IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ा। PPP भी IMF के प्रोग्राम में थी, दे वर इन द प्रोग्राम बट दे कुड नॉट कंप्लीट दिस प्रोग्राम। 13 में जब ये प्रोग्राम में गए, और दैट इज़ द ओनली IMF प्रोग्राम जो
PMLN ने कंप्लीट किया। पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री में कभी भी कोई प्रोग्राम कंप्लीट नहीं किया। याद रखिए कि ये एक मिसनोमर है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान ने 23 प्रोग्राम किए हैं। आई नो एवरीवन सेज दिस, पाकिस्तान ने कभी भी 23 प्रोग्राम नहीं किए। पाकिस्तान ने वाहिद प्रोग्राम 13-16 का कंप्लीट किया है जो PMLN के दौर का था, और वो मैं इसलिए जानता हूँ कि मैं उस स्मॉल टीम का पार्ट था जिसने ये प्रोग्राम कंप्लीट किया। बाकी हम प्रोग्राम्स में जाते थे, एक आधी ट्रांश लेते थे, कुछ पैसे लेते थे और बाहर आ जाते थे। उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर चला, CPEC में बहुत काम हुआ। आपने ये देखा कि 11,000 मेगावाट एनर्जी लगी। सो दैट वाज द मेन स्टेप जो कि काम किया गया। मतलब अगर आप ब्रॉडली इस चीज़ को सोचें, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वाज देयर फोर्टे एंड दैट्स व्हाट दे स्टार्टेड। अगर आप PTI के दौर में आए तो अगेन कमिंग इनटू जो हमारा एक पेरेनियल क्राइसिस है वो है कि हम एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैलेंज छोड़ जाते हैं हर आने वाली हुकूमत के लिए। एंड यू नो वील टॉक अबाउट इट लेटर कि क्यों ये ऐसा क्रिएट होता है। तो दे हैड अ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स चैलेंज। जब आ रहे थे तो $19.3 अरब का खसारा था। उस वक्त एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी 2017-18 में क्रिएट हो गई थी। तो इन्होंने कोशिश ये की कि इसको संभाला जाए बग़ैर IMF में जाए। मेरी ओपिनियन तब भी यही थी, आज भी यही है। IMF इज़ दी ओनली एंकर जब आप इस तरह के चैलेंज में आ जाते हैं। उस वक्त थोड़ा सा डिले से IMF में गए, बट उसके बाद कोविड बहुत अच्छा हैंडल हुआ। सो इफ़ यू वांट टू थिंक अबाउट इट कि इनकी क्या सेलिएंट फीचर्स थे, आई थिंक बिकॉज ये एक बैकग्राउंड ऑफ सोशल वर्क जो था वो स्ट्रॉन्ग था। फिर सेहत कार्ड आई थिंक वाज अ गुड थिंग। एहसास को बहुत बढ़ाया गया। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 20 अरब रुपए से 130 अरब पे PMLN ने छोड़ा, ये कोई 300 अरब पे ले गए। उसमें और बहुत सी चीज़ें ऐड हुई। कुछ सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने की कोशिश की गई। कुछ अस्पतालों को इस तरह चलाया जाए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो। अगेन सोशल वर्क में बहुत काम हुआ। कुछ कोशिश ये की गई कि एक टर्फ क्रिएट किया गया। टर्फ था एक इकोनॉमिक इम्पटस दिया जाए, और स्टेट बैंक ने 1% पे 10 साल के लिए लोन्स दिए, और मेरे ख्याल 660 अरब अगर मुझे याद हो तो लोन दिए गए, ताकि आपकी जो टेक्सटाइल है उसमें जो रीवैम्पिंग की ज़रूरत है, तकरीबन आई थिंक $2.5 अरब की शायद मैंने सुना है कि रीवैम्पिंग हुई है, सो दैट उसको अपग्रेड किया जाए। सो ये काम जो है वहाँ मैं इसलिए इन चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि अभी हम उन पॉजिटिव्स को देख रहे हैं जो तीनों हुकूमतों ने। एक नोशन ये क्रिएट किया जाता है कि शायद पॉलिटिकल हुकूमत आती है तो वो कोई भी काम नहीं करती, बिकॉज आई हैड द गुड फॉर्चून ऑफ वर्किंग विद ऑल ऑफ देम। सो अगर आप इन तीनों को देखें तो आपको कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन जो हम डिफाइन कर पाए हैं वो ज़रूर दिखाई देगा। क्या ये कंट्रीब्यूशन काफ़ी था? कतई तौर पे काफ़ी नहीं था। हमें इससे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत थी, बट आई थिंक लार्जली ये कंट्रीब्यूशन रहा है। 2008 से 2013 तक जो नुमायाँ बातें हैं, सबसे ज़्यादा अहम यह है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत का रुझान गरीब तबके पे ज़्यादा था, और उन्होंने पहली दफ़ा एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम का आगाज़ किया जिसका नाम है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। उसके तहत हर 3 महीने में लोगों को कुछ कैश ट्रांसफ़र या स्टाइपेंड मिलता रहा था, और एक वक्त ऐसा आया 2010 में जब तकरीबन 50 लाख घरानों को पैसे मिलने लगे। ये एक मैं समझता हूँ कि एक बहुत पॉजिटिव स्टेप था। दूसरी तरफ आइन में एक बहुत अहम तब्दीली लाई गई, और वो थी 18वीं तरमीम। और उसकी जो सबसे नुमायाँ बात है वो ये है कि पाकिस्तान में जो फेडरेशन है, हम एक फेडरेशन है जिसके 5 हिस्से हैं। एक तो ऊपर जो है वो आपका फेडरल गवर्नमेंट है, और नीचे 4 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं। 18वीं तरमीम की सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने जो इख्तियारात हैं वो नीचे भेज दिए, और सबसे अहम बात ये थी कि उन्होंने एक आइन के तहत एक तीसरा लेवल हुकूमत का बनाया जिसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। बिल्कुल निचले लेवल पर, यानी कि कभी किसी यूनियन काउंसिल हो या आपके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो, उनको आइन के तहत एक दर्जा हुकूमत का दिया गया। अफसोस की बात यह है कि उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन बड़ी सुस्त हुई है, मगर आइन में इसका प्रोविज़न मौजूद है। तो अब पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं
वो आवाम से करीब होना चाहिए था, ये मकसद था। मैं समझता हूँ कि बहुत ही आला तरमीम लाई गई थी। दूसरी तरफ एक और अवार्ड पेश किया गया, 7वां फाइनेंस अवार्ड, नेशनल फाइनेंस अवार्ड। उसकी खसूसियत ये थी कि पहली दफ़ा इस अवार्ड में 2 चीज़ें की। 18वीं तरमीम के तहत उन्होंने जो हमारे सूबों का शेयर बनता था उसको वाज़े तौर पर बढ़ा दिया, 40% से बढ़ाकर तकरीबन ऑलमोस्ट 57% तक लेकर चले गए। दूसरी तरफ जो 4 सूबों में जो डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला था उसमें उन्होंने गुर्बत का पैमाना और लैंड का कवरेज जो है, डेंसिटी, उसको रिफ्लेक्ट किया। उसके नतीजे में जो हमारे 2 ज़्यादा डेवलप्ड सूबे हैं, पंजाब और सिंध, उन्हें अपने पॉपुलेशन से नुमाया तौर पर शेयर कम मिला और सबसे ज़्यादा शेयर माशाल्लाह हमारा जो सबसे पीछे सूबा है बलूचिस्तान को मिला। तो ये एक बेहतरीन अवार्ड था जिसने पाकिस्तान में फेडरेशन को मुस्तहकम किया। पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ ये कि अफरात-ए-ज़र की रफ्तार कुछ बढ़ी। 2010 में एक बहुत बड़ा सैलाब भी आया, इसलिए शरह नमू कुछ कम रहा। अब आप नवाज शरीफ साहब का जो दौर है उस पे आ जाइए। 2013 में जब वो हुकूमत आई थी उस वक्त हमारे माशी हालात कुछ ख़राब हो चुके थे और तिजारती खसारा भी काफ़ी हो चुका था। इन्होंने IMF के प्रोग्राम में जाने का डिसीजन ले लिया। 3 साल का प्रोग्राम था, 2013 से 2016 तक। और 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो इस हुकूमत ने, मैं समझता हूँ, उनकी कामयाबी है। एक, 2010-11 तक पाकिस्तान में टेररिज्म हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। अब आप ये सोचिए कि एक साल ऐसा गुज़रा जब एक साल में 2735 इंसिडेंट्स हुए, 80,000 लोग मारे गए। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने ये किया 2014 में कि इकट्ठा किया सारे पार्टीज़ को और इस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री को, और एक बड़ा ज़बरदस्त नेशनल एक्शन प्लान अगेंस्ट टेररिज्म ले आए। और उसके बाद आर्मी ने एक बेहतरीन प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जिसका नाम था ज़र्ब-ए-अस्ब। उसके बाद से 2015 के बाद से पिछले दिनों तक टेररिज्म की इंसिडेंट्स बहुत कम हो गए। पिछले साल 120 इंसिडेंट्स हुए। एक वक्त ऐसा था जब मैंने आपको बताया कि हज़ारों में था। एक और नुमाया उनका अचीवमेंट है नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का, और वो ये है कि उन्होंने जब पावर लिया था तो शरह नमू की कमी की एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि नुमाया तौर पर बिजली की कमी हो गई थी और हमारे यहाँ 8 से 10 घंटे रोज़ाना लोड शेडिंग हो रही थी। उन्होंने माशाल्लाह एक प्रोग्राम बनाया और उसके नतीजे में आप ये देखिए कि 2019 तक इतनी इन्वेस्टमेंट हुई, 10,000 मेगावाट बढ़ाए गए और अल्लाह के फजल से लोड शेडिंग ख़त्म हो गई। उसके बरक्स 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये है कि अफरात-ए-ज़र को कम करने की कोशिश में, और बाकी बहुत कम था उस दौर में, 3-4% था, उन्होंने अलबत्ता रुपए के ख़तर को आर्टिफिशली ऊंचा रखा। 3-4 साल फिक्स रखा 104 रुपये फ़ी डॉलर। हुआ ये कि उसके नतीजे में हमारे बरामदात गिर गए और दरामदात बढ़ गए और 2017-18 में तारीख़ का सबसे बुलंद
तिजारती खसारा हुआ, बोरोइंग बहुत की। 2014-15 से लेकर 2021-22 तक आप ये सोचिए, आपको हैरत होगी, पहले तकरीबन 67 इयर्स हमारा जो टोटल बाहर का कर्जा था वो 65 अरब डॉलर था। 2014-15 के बाद आज वो सिर्फ 7 साल में 2 गुना हो गया, 130 अरब डॉलर। और उसकी वजह से बहुत बहुत नुकसान हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त तकरीबन दिवालिये के करीब खड़ा हुआ है और उसकी वजह आगाज़ शुरू होता है 2017-18 में, जब तिजारती खसारा 19 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था। तो ये प्लसेस माइनसेस हर हुकूमत की हैं। अब आप आ जाइए हमारे तीसरी हुकूमत जो थी 2018 से 2022 अप्रैल तक, 1 साल कम। उन्होंने भी कोशिश की कि ये जो तिजारती खसारा है इसको कम करें। जब आए थे तो 19 अरब डॉलर का खसारा था उनके सर पर और रिजर्व्स हमारे गिर चुके थे बहुत बुरी तरह से। तो उन्होंने भी कोशिश की और रुपए की कदर को बड़े तेज़ी से गिराना पड़ा, इसलिए कि वो आर्टिफिशियली ऊपर रखा गया था। उसके नतीजे में अफरात ज़र की रफ्तार में कुछ इजाफा हुआ और पीटीआई के आखिरी साल में डबल डिजिट इन्फ्लेशन हो चुका था और उनके आखिरी महीने में 17-18% तक पहुंच चुका था। एक चीज़ मैं वाकई उनकी तारीफ़ करूंगा और वो ये कि पीटीआई की हुकूमत ने कोविड जो हुआ था, एक बहुत ही बड़ा पैंडेमिक, सलीके से उसको हैंडल किया। और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में जो हमारे लोग बेचारे मारे गए इस बीमारी की वजह से, पॉपुलेशन के लिहाज से सारे साउथ एशिया में सबसे कम हमारे यहाँ नुकसान हुआ है। बड़े सलीके से हैंडल किया, बड़े केयरफुली लॉकआउट्स किए और वैक्सीन कैंपेन बड़ा अच्छा चलाया और सारी दुनिया में इस बात को अप्रिशिएट किया गया है कि माशाल्लाह उन्होंने बहुत सलीके से हैंडल किया। WHO ने भी कहा है। आखिरी साल इस हुकूमत का भी तिजारती खसारे के लिहाज से बहुत अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा रहा और अब पोजीशन ये है कि हमारे रिजर्व्स बहुत हद तक गिर चुके हैं और जिसे कहते हैं ना, दिवालिये का मंजर हमारे नाक के सामने है। अब ये देखना है कि आगे चल के क्या होता है। देखिए जी, पहले तो मैं ये हमेशा इसके ख़िलाफ़ हूँ कि वी शुड यूज़ इकॉनमी फॉर पॉलिटिक्स। I am always trying to convince all my colleagues कि we should not use economy for politics और हम जितना भी इसको avoid करें इतना बेहतर है। And somehow everybody does this कि जी हमें हालात ख़राब मिले, बैंकरप्ट मुल्क है, ये है वो है, और फिर अपनी यू शुड से अचीवमेंट्स के बारे में, इकोनॉमिक अचीवमेंट्स के बारे में वो बात करते हैं कि जी हमने ये किया और हमें इस तरफ। मैं समझता हूँ ये फॉर पाकिस्तान और एनी कंट्री दिस इज़ नॉट गुड, बिकॉज प्लेइंग विद योर इकोनॉमी एंड नॉट bringing stability to the economy from government to government, it is actually we are putting Pakistan in a more difficult economic position. तो ये एज अ पॉलिसी नहीं होना चाहिए और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को वी शुड बी ऑन द सेम पेज एज फार एज इकोनॉमी इज़ कंसर्न। चारों गवर्नमेंट्स में एक चीज़ बड़ी कॉमन थी
कि हर हुकूमत के जब इक़्तिदार ख़त्म हुआ, प्रीमेच्योरली हुआ या उसने 5 साल टर्म पूरी की, तो पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल सेक्टर का क्राइसिस था, हमारे यहाँ डॉलर्स की शॉर्टेज थी और गैर मुल्की जो अदायगियाँ थी वो ज़्यादा थी। तो हर हुकूमत का जब भी आप देखेंगे ये एक कॉमन फैक्टर आपको मिलेगा। 2008 में भी हमारा एक्सटर्नल सेक्टर का क्राइसिस था, 2013 में भी था, 2018 में भी था, 2022-23 में भी है। तो इसका मतलब ये कि जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी के जो फंडामेंटल्स थे वो फैक्टर्स, वो वजूहात जिसकी वजह से एक्सटर्नल सेक्टर का क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, आप उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस कोई भी नाम दे लें, वो ख़त्म नहीं कर सके। उनके शॉर्ट टर्म मेजर्स होते थे, इक़्तिदार में आते थे, IMF का प्रोग्राम लिया, थोड़ा सा इकॉनमी को स्टेबलाइज़ किया साल 1.5 साल, उसके बाद वो फिर पॉलिटिकल हो जाते थे। और ये तमाम हुकूमतों में आप देखें, जब वो पॉलिटिकल होते थे वो लूज़ फिस्कल, लूज़ मॉनेटरी पॉलिसी वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते थे, और उसके साथ ही फिर जब उनका इक़्तिदार ख़त्म होता था तो पाकिस्तान तैयार होता था अगले IMF के प्रोग्राम में जाने के लिए। देखिए, पाकिस्तान की जो मईशत है, जो इकॉनमी है, उसके बारे में कहते हैं कि वो साइकिल्स में जाती है, और साइकिल्स में इसलिए जाती है कि हमारी इकॉनमी में वो ताकत नहीं है कि वो जो उसने ग्रोथ करनी है, जो उसने बढ़ना है, कि वो इस तरीके से बढ़े कि वो मुस्तकिल तौर पे जो है वो आगे जा पड़े। और उसकी वजह क्या है कि जब भी इकॉनमी में बढ़ना होता है, जब भी मईशत में हरकत ज़्यादा करनी होती है, हम करते हैं कंजम्पशन लेड ग्रोथ, यानी कि लोग जो है वो ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन वो पैसा जो है वो मुल्क में बनता नहीं है, वो कर्ज़ों को लेके जो है वो आता है। तो उससे क्या होता है कि 2-3 साल तो इकॉनमी जो है वो अच्छी चलती है, लेकिन उसके बाद जो आपका खसारा होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि उसके बाद आप बड़ी तकलीफ़ की एक दौर से गुज़रते हैं। ये बिल्कुल 2007-8 में भी हुआ। परवेज़ मुशर्रफ को बहुत अच्छा मौका था कि वो हमारी इकॉनमी की सिमत को दुरुस्त करे। 2008 से 13 तो इंतहाई मुश्किल हालात थे, उसमें तो तकरीबन कुछ हुआ ही नहीं, सबको याद होगा। 2013 से 2-3 साल लगा कि इकॉनमी अच्छी चल रही थी, लेकिन उसकी एक वजह थी। उसकी वजह ये थी कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें जो थी वो इंतहाई सस्ती हो गई थी। तेल जो कि $100 फ़ी बैरल, $120 फ़ी बैरल पे आता है, वो $30 फ़ी बैरल तक गिर चुका था। और उसकी वजह से जो हमने कर्जे लेने थे, जो हम लेते हैं और ज़्यादातर लेते हैं तेल की इंपोर्ट के लिए, उसकी जो क्वांटम थी वो कम हो गई। लेकिन अगर आप अभी देखें तो उसमें भी जितनी ज़्यादती PMLN ने और इसाक डार की गवर्नमेंट ने की, वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त मौका था इकॉनमी को ठीक करने का, क्योंकि कर्ज़ों का बोझ इसलिए कम होना था कि तेल की कीमतें जो है वो नीचे थी। लेकिन चूंकि वो मौका भी खो बैठे, इसाक डार ने वो अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल की कि डॉलर को, जैसे आज उन्होंने गलत रेट पे लगाने की कोशिश की, उस वक्त भी मार्केट में पैसे फेंक के डॉलर को 100-105 रुपए पे रखने की कोशिश की। और 2016-17 में इन्हीं के जो सारे कदम थे वो इन्हीं के अपने फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ने और शाहिद खाकान ने रिवर्स करना शुरू कर दिए थे। और उन्हें पता था कि इलेक्शन के बाद इंतहाई तकलीफ दे वक्त आना था, क्योंकि वो जो 3-4 साल भी जो लोगों को कंजम्पशन लेड ग्रोथ, यानी कर्ज़ों की बुनियाद पे जो 2-3 साल लोगों की आमदनी गुजारे की हुई थी, उसका साइकिल दोबारा टूटना था। और इमरान खान को एक ऐसी मईशत जो है वो विरासत में मिलनी थी जो कि एक बार फिर बैंकरप्ट थी। तो 2018 में भी ये इनहेरिट किया, एक नई हुकूमत ने इनहेरिट किया, एक ऐसी हुकूमत ने इनहेरिट किया जो पहली बार आई थी और जिससे सारी कौम की बड़ी उम्मीदें थी, काम करना शुरू किया। सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ ये नहीं आया कि 2018 में इतने मुश्किल हालात थे कि जितना बड़ा खसारा इन सारी हरकतों की वजह से रह गया था वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा था और उसके लिए तकलीफ दे स्टेप्स ही लेने थे। उसके बाद आ गया कोविड, और कोविड हालांकि थी तो एक वबा, एक बीमारी, उसकी वजह से चूंकि आपकी पूरी मईशत
लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन्स की वजह से रुकनी थी, तो इकोनॉमी के लिए ये जितना बड़ा चैलेंज था वो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में दूसरी जंग अजीम के बाद नहीं आया। और ऐसी हालात में जो इमरान खान ने करना शुरू किया, अगर हमें मौका मिलता कि उस सिमत पे चलते तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इकोनॉमी हमेशा के लिए सही सिमत पे जाती। एक्सपोर्ट्स पहली बार 10 साल में बड़े 24 अरब डॉलर से 30 अरब डॉलर, 36 अरब डॉलर की तरफ जा रहे थे। रेमिटेंसेस जो महीने की 2 अरब डॉलर आती थी वो 3 अरब डॉलर तक बढ़ी, क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस था। टैक्स कलेक्शन 2 साल की मेहनत के बाद 1 साल में 30% जो है वो बड़ा ज़्यादा हुआ। खसारा भी जो है वो कम हुआ, कोई 20 अरब डॉलर से, और जब हमें मिला था तो महीने का 2 अरब डॉलर बढ़ रहा था, वो 2-3 महीने सरप्लस में भी चला गया। कोविड के चैलेंजेस के बावजूद जॉब क्रिएशन हुई। आसान हालात में इन 3 गवर्नमेंट से कभी 1.5 मिलियन यानी 15 लाख जॉब से ज़्यादा साल में नहीं ऐड हुए थे। पीटीआई की 3 साला गवर्नमेंट में 1.8 मिलियन यानी 18 लाख जॉब्स फी साल ऐड हुए। हर जो तकरीबन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर था इकोनॉमी का वो सही सिमत में जा रहा था। इसके बावजूद कि ऑपोजिशन झूठ पे झूठ बोले जा रहा था, महंगाई पे सियासत कर रहा था, पीटीआई की वादों की ऐसी तनकीद कर रहा था कि लोग जो हैं वो नाराज हो, क्योंकि आप जितना भी काम करें आप के लिए वो करना जो पाकिस्तान के अवाम की एक्सपेक्टेशन है, उनकी एक्सपेक्टेशन हमेशा ज़्यादा होगी। तो ये वो जो 3-4 अदवार थे उन की कंपैरिजन थी। अफसोस की बात यह है कि ये पिछले साल में तकरीबन जितना भी गेन किया था, जो भी हम आगे चले थे, एक गवर्नमेंट जो कि महंगाई मुकाने के नाम पे आई, जिसकी शायद एक सबसे बड़ी तनकीद ये थी कि इमरान खान की जो टीम थी उसको इकॉनमी संभलना नहीं आती थी, उसने 1 साल में पाकिस्तान की इकॉनमी का वो हाल कर दिया कि ये पिछले 15 साल तो छोड़ें, पाकिस्तान की तारीख में, ये शायद अंग्रेज़ों के दौर में भी इस खित्ते की इकॉनमी के साथ इतना बुरा ना हुआ हो। ये सच है, घर आने और जाने वाली पाकिस्तानी हुकूमत दावा करती है कि उसको सबसे मुश्किल माशी हालात विरसे में मिले, इस वजह से वो लोगों के मसाइल उस तरह से हल नहीं कर पाई। इस दावे के पीछे क्या कोई सच्चाई भी है? साल 2008 से आज तक किस हुकूमत को वाकई माशी चैलेंजेस का सामना था? जब भी हुकूमत आती है ना, कोई भी आ जाए, वो सब कहती है पिछले वालों ने किया। डे 1 से वो बैक मिरर देख के गाड़ी चलाते हैं, और बैक मिरर छोटा सा होता है, ठीक है, एक्सीडेंट का खतरा ज्यादा होता है। सामने इतना बड़ा मिरर है, उस पर तवज्जो नहीं है, बैक मिरर पर तवज्जो है, ये पिछले वालों ने किया, ये पिछले वालों ने किया। यहीं से कमजोरी शुरू हो जाती है उनकी। हर हुकूमत के पास यही रहा। जब हम आए तो मुल्क डिफॉल्ट पे था, ठीक है, हमने कोशिश की है। ये एक सियासी बयानात होते हैं। एज ए प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट मैं सियासी बयानात पे कोई कमेंट्स नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर सियासतदान को हक है सियासी बयानात देने का, ठीक है ना। मैं तो परफॉर्मेंस पे जाऊँगा। दुनिया में कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, ऐसा नहीं होता है कि जब वो आए तो हर चीज़ उसको प्लेट पे सजी सजाई मिले और वो आए और खाना शुरू कर दे। नहीं, खाना आपको बनाना पड़ेगा, उसके लिए मटेरियल आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ती है। उससे हम भागते हैं। ठीक, जब हम भागते हैं तो फिर क्या करते हैं? क्योंकि मेरे पास तो कोई टीम नहीं है खाना पकाने वाला, हम चले जाते हैं सीधे सीधे IMF के पास, यार खाना पका दो यार हमारे लिए। वो हमें पका पकाए वहाँ से भेजते हैं, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे।
तो देखिए, एक तो डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट होता है और एक इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट होता है। इन दोनों को मिलाकर आप जज कर सकते हैं कि सबसे मुश्किल वक्त किसके लिए था। क्योंकि आज अगर आप वक्त देखें तो मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में हम सबसे मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये नाजुक दौर जो है, और ये वर्ड बहुत कॉमनली यूज़ हुआ है और शायद ओवर यूज़ हो गया है पाकिस्तान में, बट अगर आज आप सिचुएशन देखें तो 4.4 अरब डॉलर के रिज़र्व्स हैं, इन्फ्लेशन 47% पे है फूड की, ग्रोथ नियर ज़ीरो है। आप उस थ्रेड से लटके हुए हैं कि अगर IMF जो है वो ना चले आपके साथ, तो आपने वो कुंजी उनको दे दी है अपने सिस्टम को चलाने की, तो आप शायद टेक्निकल के बाद रियल डिफ़ॉल्ट में चले जाएंगे। सऊदी अरेबिया, चाइना, UAE और कतर से आप पैसे मांग रहे हैं और वो देने की भी कोशिश कर रहे हैं आपको, और वो आपके लिए लाइफ लाइन्स हैं। जिनीवा में 9 अरब डॉलर लेके आपने उन 33 मिलियन हाउस होल्ड्स को संभालना है जो फ्लड से अफेक्टेड हुए। इससे मुश्किल दौर तो शायद मैं नहीं डिफ़ाइन कर पाऊँगा पाकिस्तान की हिस्ट्री में। एक इंटरनेशनल सिनारियो है जिसमें तेल की कीमत बढ़ी हुई है बिकॉज OPEC प्लस ने टाइटनिंग की। दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ी, सिंक्रोनाइज्ड सेंट्रल बैंक्स ने एक अपना रेट हाइक की, उसकी वजह से जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं लाइक पाकिस्तान, उनकी रसाई डॉलर्स पर और कम हो गई। पाकिस्तान के लिए इससे मुश्किल दौर क्या हो सकता है इंटरनेशनली। एक्सपोर्ट्स असरअंदाज हैं बिकॉज जब भी वॉलमार्ट महंगा बोरो करेगा या तो आपसे वो एक्सपोर्ट जो आप करते हैं चीज़ें उनको स्टोर करने की कम सकत होगी, उसमें थिंग्स आर रियली टफ। सो इंटरनेशनली ये सिनारियो है। डोमेस्टिकली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक रीज़न है, बट एक स्पेशल फैक्टर है जिसका मैं बारहा जिक्र करता हूँ, और वो ये है कि पाकिस्तान ने इतनी अनसर्टनिटी ऑन द इलेक्शन साइकिल शायद पहली बार अपनी ज़िंदगी में देखी है। You were always sure whether it's the democratic regime or a non-democratic regime, how long it's going to last और सर्कल जो है वो कैसा चलेगा। पर आज एक आम आदमी, एक ख़ास आदमी, एक मल्टीलैटरल, एक इंटरनेशनल पार्टनर, एक फ्रेंडली कंट्री ये नहीं समझ पा रहा कि आपका इलेक्शन साइकिल कैसा चलेगा, क्या वो गुफ्तो शनीद से तय होगा। ये एक एडेड चीज़ है जो नई है पाकिस्तान में। सो टुडे प्रॉबेबली इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग। ये मैं इसलिए इसका इजहार कर रहा हूँ, मैं पिछले दौरों का ज़रूर आपसे गुफ्तगू कर सकता हूँ। मैं 20-25 साल से पाकिस्तान की इकॉनमी को पढ़ भी रहा हूँ और इन्वॉल्व भी रहा हूँ, बट हमें तो ये देखना है कि हम आज कहाँ खड़े हैं। लुकिंग बैक इज़ नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी इशू। लुकिंग बैक विल हेल्प व्हेन वी टॉक लेटर कि पेरिनियल मसाइल कैसे हल करने हैं। पर आज बहुत ही मुश्किल दौर है डोमेस्टिकली, पॉलिटिकली, सोशली एंड इंटरनेशनली। मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल हालात जो थे वो 2008 से 2013 में पीपल्स पार्टी के लिए थे, क्योंकि एकदम वो एक नया क्राइसिस आया था। उस वक्त जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी की भी शॉर्टेजेस थी, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस भी बहुत ऊपर थी, और उस वक्त जो है वो एक 12-14 घंटे 16 घंटे की, आपको याद होगा लाहौर में लोड शेडिंग भी होती थी और पंजाब में बाकी जगहों पे भी होती थी, और एक मुश्किल हालात थे। तो वो एक मुश्किल हालात थे। दूसरा फिर अगर देखे जाए तो कोविड एक मुश्किल हालात है, जिस कोविड को बड़े अच्छे तरीके से इमरान खान की गवर्नमेंट ने उसको संभाला। और उसके बाद अगर ये हालात ख़राब देखें तो ये PDM गवर्नमेंट के लिए हालात ख़राब हुए कि जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और सारा कुछ हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने इसको बहुत बुरी तरह हैंडल किया। आई थिंक इनहेरिट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते किसने क्या चीज़ इनहेरिट करी। 2008 में देखा तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस बिल्कुल उस वक्त स्टार्ट हो गई थी, तो दैट वाज अ प्रीटी डिफिकल्ट टाइम। 2013 में जब PMLN ने जब इनहेरिट करा तो दे इनहेरिट समथिंग वेरी गुड। आई वुड से कि जितने भी अभी हालात गुजरे सबसे अच्छे हालात उस वक्त इनहेरिट करे थे, बिकॉज स्ट्रक्चरल जो चीज़ें थी वो काफ़ी स्टेबल थी और ग्लोबली मार्केट्स भी थी वो काफ़ी रिसेप्टिव थी, पॉजिटिव थी, तो दैट वाज अ गुड टाइम। फिर उसके बाद जब PTI ने हुकूमत करी तो उन्होंने भी किसी कोई बहुत कोई बुरे हालात में नहीं करी थी। ग्लोबली द एनवायरनमेंट वाज फाइन, मार्केट्स वर गुड। इसमें द ओनली प्रॉब्लम वाज बिकॉज वी वर इम्पोर्टिंग अ लॉट, इम्पोर्ट हम बहुत ज़्यादा कर रहे थे, जिसकी वजह से जो है थोड़े डेफिसिट्स थे, बट PTI गवर्नमेंट ने उसको भी मैनेज कर लिया। अभी जो इन्होंने द लेटेस्ट PDM में जो इनहेरिट करी है, दैट इज़ पॉसिबली द वर्स्ट टाइम इनहेरिट करने का, बिकॉज जब इन्होंने इनहेरिट करी थी उस वक्त ग्लोबल कमोडिटी एक रश चल रहा था, यानी कमोडिटी प्राइसेस सारी पीक पर थी,
बहुत सारी जो चीज़ें हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स वो ख़राब हो रहे थे और एसेंशियली दुनिया में जो एक स्लो डाउन हो रहा था। तो दिस इज़ व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ। ये स्लो डाउन पिछले साल स्टार्ट हो गया था, मगर उसके अब जो रिपल इफेक्ट्स हैं वो अभी हमें देखने को मिल रहा है। तमाम जो हुकूमतें हैं, जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत ख़त्म हुई 2008 में, वो एक बहुत बड़ा पीछे फिस्कल इम्बैलेंस, एक्सटर्नल सेक्टर का इम्बैलेंस वो छोड़ के गए। बावजूद इसके कि जो 2001 से 2008 का पीरियड था, पाकिस्तान में बेतहाशा गैर मुल्की पैसा आया, जिसमें ग्रांट्स भी थी, सॉफ्ट कर्जे भी थे, पाकिस्तान की को डेट की रीशेड्यूलिंग भी मिली, तो वो एक पीछे बहरान छोड़ के गए। इसी तरीके से आप देख लें 2012 के आखिर में, 2013 में जब इनकी हुकूमत फरवरी मार्च में ख़त्म होती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, हम फिर उसी पोजीशन पे खड़े हुए थे। 2018 में जब इनकी ख़त्म होती है हुकूमत PMLN की, अब अगेन उसी तरह का क्राइसिस था। अब ये उसका मैग्नीट्यूड कितना था, वो कम था, वो ज़्यादा था, सिवियरिटी की आप बात कर रहे हैं कि कौन ज़्यादा बुरी जो है सूरत हाल छोड़ के गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम, चूँकि आपकी इकॉनमी का साइज़ बढ़ रहा है, महंगाई होती है, आपकी ज़रूरियात बढ़ती हैं, तो उसके जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं फिर गैर मुल्की कर्ज़ों की, वो बढ़ जाती है। तो लगता ऐसे है कि जो 2023 है वो 2018 से बुरा है, जो 2018 है वो 2013 से बुरा है, और जो 2013 है वो 2008 से बुरा है। फैक्टर वही है, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स ये ठीक नहीं कर रहे, इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ठीक नहीं कर रहे, और एक लूज़ फिस्कल, लूज़ मॉनेटरी पॉलिसी को ये इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो कॉमन फैक्टर आपको मिलता है ये चारों हुकूमतों में, वो ये कि इन तमाम हुकूमतों ने, चाहे वो बिज़नेस फ्रेंडली नून लीग की थी, चाहे वो फार्मर्स फ्रेंडली पीपल्स पार्टी की थी, चाहे बिज़नेस और बाकी जो लॉबिस की फ्रेंडली PTI की हुकूमत थी, या उससे पहले जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी, इन तमाम हुकूमतों ने रियल एस्टेट सेक्टर को प्रमोट किया विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अब उसके कोई भी फैक्टर हो, चाहे उसमें प्राइवेट प्लेयर्स हों, चाहे उसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, उनके उसमें रोल हो, बट इन्होंने जब रियल एस्टेट को प्रमोट किया उसके 2-3 नुकसान हुए। सबसे बड़ा उसका नुकसान ये हुआ कि जो आपकी प्रॉपर्टी थी वो आम आदमी की डेफिनेशन में बिल्कुल कोई गरीब की या लोअर मिडिल की बात नहीं कर रहा, वो जो अपर मिडिल क्लास है उसकी रीच से, वो जो एक प्लॉट लेना और एक घर बनाना, उसकी रीच से बाहर निकल गया। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, जिसने आपकी ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमी को हिट किया, वो ये था कि जो रियल एस्टेट सेक्टर में पैसा बन रहा था वो आपका ब्लैक इकोनॉमी थी, जो रजिस्टर्ड इकोनॉमी या फॉर्मल इकोनॉमी नहीं थी। लेकिन वहाँ से जो आमदन जनरेट हुई ब्लैक इकोनॉमी से, उसने जो डिमांड रेज की, वो डिमांड उसने रेज की फॉर्मल इकोनॉमी में। जो जिसके पास पैसा आ गया उसने 2 प्लॉट बेचे, उसने एक अच्छा घर बनाया, उस घर में जो टाइल्स लगाई वो भी इंपोर्टेड लगाई, उसके जो कारपोर्ट्स में जो गाड़ी खड़ी थी वो भी इंपोर्टेड थी, उसने जो कोट पहना वो भी इटालियन था या फ्रेंच था। तो उसकी जो डिमांड थी, उसकी जो कंजम्पशन थी, वो फॉर्मल इकोनॉमी फीड कर रही थी, लेकिन जो पैसा वो आमदन जनरेट कर रहा था वो इनफॉर्मल या ब्लैक इकोनॉमी से जनरेट कर रहा था। ये इतना एक बैड कॉम्बिनेशन हुआ कि जिसकी वजह से आपकी जो रिक्वायरमेंट्स थी गैर मुल्की कर्जों की, आपने करंट अकाउंट खसारा को फाइनेंस करना था, डेट रीपेमेंट्स करनी थी, वो फिर बढ़ती गई। तो ये आपको ये कॉमन फैक्टर्स इन तमाम हुकूमतों में मिलेंगे। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि साल 2013 से 2017 तक पाकिस्तानी मीशत को जिस तरह हैंडल किया गया है, ख़ुसूसन इसहाक डार की जानिब से डॉलर को पेग करना हमारी मईशत के लिए ज़हर कातिल साबित हुआ। माशी माहिरीन इस बारे में क्या राय रखते हैं? या आप कैमरा में दिखा दे कौम को, ये मैंने फ्रेम कराया हुआ। ये कभी IMF में कभी हुआ नहीं है ये कि 108 रुपये डॉलर था हमारा, उसको हम 98 पे ले आए, सिर्फ इसलिए कि शेख रशीद साहब ने कहा था कि 100 से नीचे ला कर दिखा दो। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी ऐसी तरह से हम तुम्हें ला कर दिखाते हैं। वो सऊदी अरब से हमें कोई $1.5 बिलियन मिला था जैसे गिफ्ट के तौर पे। हमने मार्केट में फेंक दिया, हमने फेंका मार्केट पे, एकदम नीचे आ गया। ठीक है, तो ये इसमें मैंने लिखा है कि IMF ने अपने रिलीजन को बदल दिया। मैंने आर्टिकल लिखा था इस पे, ए टेल ऑफ टू एड्स के नाम पे। ठीक है, एक उस जमाने के एप्टोमा वालों को हमने फोर्स किया कि हम एक्सचेंज रेट को नीचे ला रहे हैं, तुम एक ऐड दो अखबार में कि वो तारीफ करो। उन बेचारों ने तारीफ कर दी, ज़बरदस्त काम किया, ज़बरदस्त। ए टेल ऑफ टू एड्स, मेरा आर्टिकल भी था उस पर।
उसके बाद क्या हुआ, 2 हफ्ते के बाद उनकी जान निकल गई, क्योंकि वो जब $1 लाते थे तो 108 रुपये मिल रहा था, अब वही $1 कमा के ला रहे हैं, उनको 98 मिल रहा, उनको नुकसान होने लगा। उन्होंने फिर शोर मचाया, ठीक है कि जी ये तो हम लुट गए, बर्बाद हो गए। तो उसी पे मैंने लिखा था ए टेल ऑफ टू एड्स, और मैंने फिर उस वक्त के जो लोग थे एप्टमा के करता धरता, मैंने उनको जब कॉल किया, उन्होंने कहा सर हमारी मजबूरी थी, हम तो बहुत प्रेशर डाला गया था कि हम ये ऐड दें, ये दूसरा ऐड हम इसलिए दे रहे हैं कि जी हम मारे गए हैं इसलिए। तो इस किस्म की पॉलिसीज़ तो हम करते रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। देखिए, एक तो ये है कि उन्होंने ज़बरदस्ती नीचे ले आए और इसलिए मैंने इसको फ्रेम कराया, और ये मैंने IMF के लोगों को भी भेजा था, इस फ्रेम की तस्वीर बना के जितने भी उस वक्त के करता धरता थे सबको भेजा। मैंने कहा ये बताओ तुमने क्या अपने रिलीजन बदल दी है? जिस तरह से कोई हिंदू से मुसलमान हो जाए या मुसलमान से हिंदू हो जाए, रिलीजन तब्दील हो रहा ना। IMF का रिलीजन चेंज हो गया। IMF के प्रोग्राम में रहते हुए कोई मुल्क उसकी करेंसी अप्रिशिएट हो जाए, 108 से 98 पे आ जाए, ये सिंपली अनथिंकेबल है। ये उसी वक्त हो सकता है कि IMF अपने रिलीजन को चेंज कर दे। इसीलिए मैंने इसमें लिखा भी था कि क्या IMF ने अपने रिलीजन को बदल दिया। वहाँ से कोई जवाब नहीं आया, खामोशी छाई हुई थी। उनका रिप्रेजेंटेटिव था तौकीर मिर्ज़ाएव, वो भी चुप खामोश, क्योंकि उनको हुक्म था आँख और कान बंद करके रखो। आज की सिचुएशन को हम 2018 ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज उस वक्त भी 4 से 5 साल तकरीबन ऑलमोस्ट गुजर गए। मगर जब भी हम डॉलर को पैक करने की कोशिश करते हैं, उससे महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 12 महीने में हमें नुकसान ही होता है। तो अभी जो भी हालात चल रहे हैं, इसकी एक वजह ये भी है कि पिछले साल 3 महीने के लिए तकरीबन हमने डॉलर को पैक करके फिक्स करके रखा था, जिससे मार्केट में डिस्टॉर्शन आ गई थी, जिसकी वजह से इम्बैलेंसिंग आउट हो गई थी, एंड वी आर इन अ बैड स्टेट राइट नाउ। सो यस, जब भी अब एसेंशियली हम डॉलर की प्राइस फिक्स करने की कोशिश करते हैं, हमें उससे नुकसान ही होता है। देखिए, डार साहब की एक मिथ बनी हुई थी। वैसे तो अगर हम हिस्टोरिकली देखें, जब भी डार साहब आए हैं तो इस मुल्क में क्राइसिस आया है। 1998 के ज़माने में भी जब डार साहब आए थे, उस वक्त हमारा डेट रीस्ट्रक्चर हुआ, उस वक्त भी हमने इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट किया, हमने अपना इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट किया था, डेट रीस्ट्रक्चर किया था। और डार साहब के होते हुए जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो $11 अरब के लोगों के थे, और स्टेट बैंक के उस वक्त $1 बिलियन से कम थे, वो आपने फीस कर दिए। वो $11 अरब की जो फीस की है, वो जो मिसट्रस्ट पैदा हुआ, वो आज भी वापस नहीं आ सका। आज भी $6 अरब 7 अरब से ऊपर ये रिजर्व नहीं गए। 2013 के बाद जब डार साहब आए, तो जैसे मैंने पहले आपसे जिक्र किया कि उस वक्त आपको हेडविंड 2-3 मिल गई थी। एक तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक की कंडीशन बेहतर थी, IMF के वेवर्स मिलते थे। मैं आपको इसका असल जवाब देता हूँ, और वो यूँ है कि एक पॉलिसी देखकर आप कभी भी डिटर्मिन नहीं कर सकते किसी मुल्क की इकॉनमी की सिचुएशन। नंबर 2, ये जो रुपए की कदर है, मैं इस पर कमेंट नहीं करता, पर आपके लिए कर रहा हूँ। ये पाकिस्तान के या किसी भी मुल्क के फंडामेंटल पैदावारी सलाहियत कंपेयर टू जो दूसरे ममालिक हैं उनकी पैदावारी सलाहियत पर डिटर्मिन होती है। पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत बहुत कमज़ोर है, हर तरह से, लेबर की भी, इंडस्ट्री की भी, एग्रीकल्चर की भी। सो आप ये सकत ही नहीं रखते कि कुछ बेच सकें बाहर ताकि आप कुछ ख़रीदने के काबिल हों, इसलिए फंडामेंटली आपके रुपए पे प्रेशर रहता है, पेग्ड और नॉन पेग्ड। पर रुपया एक इंस्ट्रूमेंट है जो आजकल के दौर में, मैं जिस मुल्क से काम करके आया हूँ, उन्होंने 90 की दहाई में ऑस्ट्रेलिया में इसको अनपैक किया था और मार्केट पे छोड़ा था, और वो एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है अगर इंपोर्ट बहुत हो रही है और रुपया वीक हो जाए तो वो कम हो जाए। ये बात दुरुस्त है कि हमें उस सिमत में ही जाना चाहिए, और अब हम चले गए हैं। पर एक पॉलिसी कभी भी नहीं डिटर्मिन करती। इस पर मैं एक फंडामेंटल आपको और चीज़ बताऊँ कि जो इन द शॉर्ट रन है, वो इसमें मैनिपुलेशन पाउंड में भी हुई है, किसी भी करेंसी में हो सकती है, और वो पाकिस्तान में बहुत रहती है बिकॉज ये एक स्टोर ऑफ वैल्यू बना हुआ है। सो वो जो शॉर्ट रन मूवमेंट है उसकी वो डिटर्मिन करता है, बट द फंडामेंटल्स विल ऑलवेज डिटर्मिन, हमारी पैदावारी सलाहियत डिटर्मिन करेगी कि इन द लॉन्ग रन रुपया कहाँ जाएगा। पर इस पर एक जेनेरिक कमेंट ये है, मैंने हर पार्टी के साथ काम किया, आई बीन वेरी लकी इन दैट रिगार्ड कि हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम करने का मौका मिला। मैं हर एक को अब ये बहुत ही हमदर्दाना एडवाइस करता हूँ कि जब आप बाहर जाते हैं तो आप ग्रैनुलर लेवल पर,
माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म का पैकेज बनाइए। हर पार्टी जब आई है तो ऑब्वियसली बिकॉज एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क में रही है, तो वो शायद उस प्रेपरेशन से नहीं आई जिस प्रेपरेशन से उसको सामना करना था उन मुश्किल हालात का, और वो शॉर्ट रन में इतना वक्त गुजार देती है, वो डे टू डे मसाइल हल करने में इतना वक्त गुजार देती है कि जो पाकिस्तान के फंडामेंटल स्ट्रक्चरल सोशल इश्यूज़ हैं वो पसे पुश्त चले जाते हैं, और IMF के प्रोग्राम के अलावा आप कुछ भी नहीं सुनते। पाकिस्तान्स इश्यूज़ आर ऑफ लॉन्ग रन, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं शॉर्ट रन रेमेडीज़ ऑफ IMF से। वक्त आज ये है कि जिसने भी अगली हुकूमत संभालनी है वो एक इंसान पर मत भरोसा करे, वो उस टीम के साथ आए जो कॉम्पिटेंटली इस इकॉनमी को सुधार सके अपनी थिंकिंग से, और ना ही मल्टीलैटरल्स या फॉरेन कंसल्टेंट्स की थिंकिंग से, लोकल डॉक्टर से लोकल सर्जरी। Once we move to a free market position, then pegging of the US dollar is something wrong. We should not be doing that. और हम कहते क्या हैं pegging of the US dollar में, that we inject dollars into the market to control the dollar rate. Now principally this is a temporary situation whenever we do that, and I personally don't agree with Dar Saab on this policy. We should let the market determine whatever it is, and we should not try to control the market. If we have gone to the free market system, if we want to go back to the exchange control system what used to be in Pakistan, then we should decide to go back. We should not, try to stay in between and try to disturb the economy again the way it should be. So either we should go back to the exchange control system, or we should leave it to the market to determine whatever it is. So I personally don't agree to this controlling of the exchange rate. देखिए, एक और चीज़ ध्यान में रख लें, जो शायद पाकिस्तान के लोगों को पता नहीं है, और जिनको पता है वो चुप रहते हैं। IMF का जो प्रोग्राम होता है ना, वो कोई इकोनॉमी वाला प्रोग्राम नहीं होता है, वो एक सियासी प्रोग्राम है। वो डिपेंड करता है, उसके जो कंडीशंस हैं वो डिपेंड करता है कि आपके ताल्लुकात जो IMF के जो मेजर शेयर होल्डर हैं उनके साथ कैसे हैं। अगर उनके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, आप उनके एजेंडे पे काम कर रहे हैं, तो IMF वाला अपनी आँख और कान को बंद कर लेगा। अगर आप उनके एजेंडा के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं तो वो उनका आँख और कान पीछे की तरफ चला जाता है। दे विल बिकम वेरी रूथलेस। ठीक है, तो जो आप जिस पीरियड का जिक्र कर रहे हैं 2013 से 2017 तक का, 18 तक का, मेरे नज़दीक वो IMF का प्रोग्राम नहीं था। लेट मी रिपीट विथ ऑल कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रहा हूँ, that was not an IMF program. यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान को उस वक्त की हुकूमत को पैसा देना चाहता था, तो उसके लिए उसको कांग्रेस का रास्ता लेना पड़ता, और वो बड़ा लंबा रास्ता होता है कांग्रेस का। कांग्रेस फिर इसमें से बहुत सारे शरायत डाल देती हैं। वो अमेरिका ने अवॉइड करने की कोशिश की। उन्होंने इनसे कहा कि यार तुम आ जाओ IMF में, हम वहाँ से पैसे तुम्हें दिलवा देते हैं। 2013 में हम जो IMF में गए, उस वक्त हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट $2.5 बिलियन का था, विच वॉज 1% ऑफ GDP था उस वक्त के। एंड दिस इज द मोस्ट आइडियल कंडीशन फॉर एनी डेवलपिंग कंट्रीज टू बी इन, कि जिसका करंट अकाउंट डेफिसिट $2.5 बिलियन का है। उसको कोई इशू नहीं था IMF में जाने के लिए। IMF तो उस वक्त जाते हैं जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत हैवी हो और आपकी डेट की पेमेंट भी बहुत हैवी हो, आपके पास डॉलर नहीं है, तो फिर आप जाते हैं डॉलर की खातिर। उस वक्त कोई इस किस्म की कैफियत नहीं थी, लेकिन वो गए क्योंकि उनको कहा गया था कि वो उधर से आ जाओ, हम तुम्हें पैसा दिला देंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि दैट वाज नॉट एन IMF प्रोग्राम, क्योंकि वो प्रोग्राम के जितने भी रिव्यू होता रहा वो लॉन्ग डिस्टेंस होता था, वो सब दुबई में होते थे मीटिंग उसकी।
जो दार साहब ने कहा उन्होंने आमाना सादा कर दिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमने उसमें की है जो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं उस वक्त के IMF के जो रिप्रेजेंटेटिव था, तौकीर मिर्ज़ायोफ उसका नाम था, उसको मैं कहता था कि तुम क्या जुल्म कर रहे हो। उसको चुप रहता था, एक लफ्ज़ नहीं बोलता था वो। तो मेरे नज़दीक वो प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि हमने 15 वेवर लिए थे एक प्रोग्राम में। इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ द IMF कि एक प्रोग्राम में जिसने 15 वेवर दे दिए हों। आज ये प्रोग्राम चल रहा है, एक वेवर भी नहीं मिला। तो इसलिए ये चूंकि उनकी मंशा थी कि तुम आ जाओ IMF में, हम तुम्हें वहाँ से पैसे 6 या $6.5 बिलियन का हमें उन्होंने दिलवा दिया, बस ठीक था, सब कुछ है। दार साहब ने एक्सचेंजर को, जैसा आपने कहा, शेख रशीद को नीचा दिखाने की खातिर उन्होंने अप्रिशिएट कर दिया। 108 रुपया पर डॉलर था। ये मेरे पास वो रखा हुआ है, मैं कहूँगा आप दिखाएं ज़रा सा, मैंने फ्रेम करके रखा हुआ, लिया फ्रेम उठा के लिया था। अब वो हेडविंड मिल गया और उस सारी चीज़ों के बाद CPEC की सारी ये चीज़ों के साथ एक आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी कि इकोनॉमी को हम एक ओवर पाथ पे लेके जाते। लेकिन उन्होंने जब IMF प्रोग्राम 2016 में ख़त्म हुआ तो हम $24 अरब के रिज़र्व पे थे। उन्होंने 2 बिलियन के हिसाब से तकरीबन मंथली रिज़र्व फूकना शुरू कर दिए करंट अकाउंट में। इंटरेस्ट रेट 6% से ऊपर नहीं लेके गए, करेंसी को उन्होंने पैग रखा और उन्होंने एक स्टेज सेट कर दिया था कि जिसके बाद क्राइसिस आएगा और डेट सस्टेनेबल नहीं होगा। तो मेरे में तो जितना इसको कहा जाए वो डार साहब को का ही करना है। और ये लेकिन चूंकि उस ज़माने में इन्फ्लेशन लो थी, करेंसी पैक थी, ग्रोथ अच्छी थी, तो एक उम्मीद बन गई कि जी डार साहब बड़ा अच्छा चला रहे थे। 2016 के अंदर नवाज शरीफ को निकाला तो चीज़ें ख़राब होने लगी। बड़ी अच्छी बात है, लोगों को ये पता चला आज के डार साहब जब दोबारा आए तो उनका वो मिथ, अभी उन्हें आए हुए कुछ 8 महीने भी नहीं हुए हैं और उनका मिथ 3 महीने में 4 महीने में ऐसा ख़त्म हुआ, वो बबल ऐसे बस्ट हुआ। और आप एक और चीज़ देखें, जब भी डार साहब आते हैं तो पाकिस्तान के अंदर इनफॉर्मल इकॉनमी बढ़ जाती है। जब भी डार साहब आते हैं तो पाकिस्तान में हुंडी हवाले का कारोबार बढ़ जाता है। 1998 में देखें, उससे पहले 1992 में नवाज शरीफ आए, 2013 से 16 में देखें और अब देखें हुंडी हवाले का कारोबार बढ़ा हुआ है। जो वर्कर रेमिटेंसेस फॉर्मल चैनल में आती हैं उनको जो इंसेंटिव दिए गए थे 2008-9 में, वो 2013-14 में उन्होंने रोल बैक कर दिए और अभी फिर कुछ ऐसा हो रहा है। तो डार साहब के आते हुए कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं कि ये ग्रे का कारोबार बढ़ जाता है, पैसा आना जाना ग्रे से बढ़ जाता है। तो ये क्या इत्तेफाक है, ये डिज़ाइन है, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमेशा होता है। और ये डार साहब का मिट बिल्कुल ब्रेक हो गया है। 2013 से 2017 तक जब तक इसाक़दार थे, उस वक्त पाकिस्तान की ग्लोबली पोजीशन बड़ी मुस्तहकम थी अफ़गानिस्तान की वजह से। तो हमें बेशुमार सपोर्ट मिलता रहा अपने मुल्कों से, सऊदी अरेबिया वगैरह से और बैंकों से और वर्ल्ड बैंक वगैरह से, IMF से। और नतीजा ये कि हम अपना ख़सारा तो क़र्ज़ों से फाइनेंस करते रहे बड़े आराम से। जिस तरह मैंने कहा कि 7 साल में इसको डबल कर दिया हमने, तो ये नामुनासिब था। और दूसरी तरफ जो बात यह है कि पिछले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है उसमें वाज़े तौर पर कमी आई। और उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि हमारे बजट में 3 बड़े आइटम हैं। सबसे बड़ा आइटम आज कर्ज़ों की सूद की पेमेंट, नंबर 2 हमारे मुल्क का हिफाजत, सिक्योरिटी, डिफेंस, और तीसरा डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट। कोई 10-15 साल पहले उनके दौर के एंड में, मुशर्रफ साहब के दौर में, नंबर 1 था डेवलपमेंट, नंबर 2 था डिफेंस और नंबर 3 था डेट सर्विसिंग। आज पोजीशन ये है कि नंबर 1 बड़े मार्जिन से कर्ज़ों पे सूद की पेमेंट 5200 अरब।
नंबर 2, डिफेंस में अगर आप, चूँकि मैं वज़ीर ख़जाना रह चुका हूँ तो मुझे पता है कि डिफेंस के खर्चे कहाँ कहाँ दिखाए भी जाते हैं और कुछ नहीं भी दिखाए जाते, मगर मुझे पता है कि टोटल ख़र्चा जो डिफेंस पे है तकरीबन 2100 अरब है। और अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि फेडरल गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा सिर्फ इस साल 500 अरब पे गिर चुका है। और हैरत आपको इस बात की होगी कि इस कम पैसों से फेडरल पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसमें 1219 प्रोजेक्ट्स हैं। उन पे जो खर्चा हमें करना है वो 9000 अरब, यानी कि अगर आप 500 अरब खर्च कर रहे हैं तो कम से कम 16 साल तो लगेंगे एक प्रोजेक्ट पर। ये अब ना मुनासिब है। 3 चीज़ों पर प्रायोरिटी इस वक्त हमें चाहिए। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की एक खसूसियत ये है कि उनको रास्तों का बड़ा ख्याल है, उनको हाईवेज़ बहुत पसंद है। और मैं जब वज़ीर था तो जिस मोटरवे से आप आए हैं ना, उसको मैंने बनाया था 90s में। कोरियन कंसल्टेंट थे, कॉन्ट्रैक्टर थे दाइगो, और मैं वज़ीर था उस वक्त मनसूबाबंदी का। मगर उनको बड़ा शौक़ है, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, हमने साथ काम किया है। फ़र्क ये है कि आज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स रस्तों की इतनी ज़रूरत नहीं है। 3 चीज़ों की ज़रूरत है। 1, पानी, 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 वाटर रिसोर्सेस। डैम्स जो हमें बनाने हैं वो अटके पड़े हैं। नंबर 2, हमारा जो बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम है वो बिल्कुल ही 50 साल पुराना हो चुका है, उसको मॉडर्नाइज करना है। और तीसरा, तालीम और सेहत। ये हुए 4 प्रायोरिटीज़। जो डार साहब ने 2013 से 17 में किया और जो मौका परवेज़ मुशर्रफ खो बैठे इकॉनमी को ठीक करने का, वो हर रोज़ आपको मिलता नहीं है। हर रोज़ इंटरनेशनल हालात इतने फेवरेबल होते नहीं हैं कि आप मुश्किल रिफॉर्म करें और लोगों को तकलीफ़ कम हो। देखिए, ये तो दुनिया में कहीं सही साबित नहीं हुआ कि आप अपनी इकॉनमी को ग्रो करें एक्सपोर्ट्स की बेसिस पे नहीं, यानी दुनिया को चीज़ें बेचने की बेसिस पे, इंपोर्ट्स की बेसिस पे आप इकॉनमी को जो है वो ग्रो करें कि मैं जो है वो किसी तरीके से फाइनेंस करूंगा कि मेरी कौम जो है वो दुनिया से चीज़ें मंगवा सके, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए कुछ ना हो। अगर बैलेंस करने के लिए कुछ ना हो, एक्सपोर्ट्स ना हो, आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट ना आए, रेमिटेंसेस ना आए, तो फिर वो जो आप इंपोर्ट करते हैं, मशीनरी आप जो इंपोर्ट करते हैं, खाने पीने का सामान आप जो इंपोर्ट करते हैं, गाड़ियां, उससे जो है वो कारोबार तो होता है, लेकिन उस सब के लिए आपको डॉलर्स में कर्जे लेने पड़ते हैं। और वो जो कर्जों का बोझ है वो कि आपकी इकॉनमी को डूब बैठता है। तो 2017-18 में तो ये हाल हो गया था। और अगर आपको याद है, जब पहली बार मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने शदीद तनकीद की थी इसाक डार की पॉलिसीज़ की, और इमीडिएटली इसको टर्न अराउंड कर दिया था, क्योंकि उस साल में 2017-18 में सारे जो ग्लोबल थिंक टैंक्स थे, जो ग्लोबल इदारे थे, वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की इकॉनमी बैंक्रप्सी की तरफ जा रही है। तो वो भी जिम्मेदार है, मुशर्रफ का टाइम इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि वो उसको हम एक टेक्नोक्रेट हुकूमत कह सकते हैं। आजकल टेक्नोक्रेट हुकूमत का भी बड़ा शोशा होता है, लेकिन उस टेक्नोक्रेट हुकूमत ने भी अफसोस के साथ एंड में वो इकदाम ना लिए जिनसे इकॉनमी सही सिमत पे जा सकती थी। ये जो एक्सचेंज रेट की एक आप कह रहे हैं, इसका एक इनकी मोहब्बत है PMLN की, और मैं आप
की इन्फॉर्मेशन के लिए, ये जो एक्सचेंज रेट से मोहब्बत है ये सिर्फ इसहाक डार साहब की नहीं है, ये साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब की भी है। और ये अल्लाह मग़फ़िरत करे, उनकी मरहूमा जो बेवा उनकी वाइफ थी, उनकी भी मोहब्बत एक्सचेंज रेट से बड़ी ज़्यादा थी। मेरे पास कुछ ऐसी इंटरनल इन्फॉर्मेशन है कि जो इनकी फैमिली के अंदर डिस्कोर्स होता था, डिस्कशन होती थी, उसके अंदर भी ये जो एक्सचेंज रेट की मूवमेंट है वो डिस्कस होती थी। अगर उस दौर में भी 30 पैसे या 1 रुपये ऊपर नीचे मूवमेंट हुई, जो कम होती थी, बट वो भी डिस्कस होती है क्यों बढ़ा। जब आप प्योर इकनॉमिक मैटर्स जो हैं वो आप इस तरीके से हैंडल करेंगे फैमिली मैटर्स के तौर पर, तो फिर प्रॉब्लम्स आते हैं। अब ये एक है तो बड़ा इकनॉमिक और बड़ा टेक्निकल चीज़ है कि अगर रुपया मजबूत होगा तो उसका आपकी मैशियत के ऊपर क्या असरात है। देखिए, अगर तो आप ले मैन की बात करते हैं, ले मैन के लिए मजबूत रुपया एक अच्छी चीज़ है। मजबूत रुपये का मतलब ये है कि आपकी महंगाई जो है, जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जिसको आप बोलते हैं, वो कम है। वो क्यों कम है? पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, हमारी जो इंडस्ट्री है, उसका 80% तक उसकी जो नीड्स हैं इंडस्ट्रियल, आप उसमें रॉ मटेरियल्स ले लीजिए, आप उसमें सेमी फिनिश गुड ले लीजिए या फिनिश गुड्स ले लीजिए, 80% हमारी इंपोर्ट्स होती हैं। तो जब इतनी ज़्यादा इंपोर्ट होती है और प्राइस अगर स्टेबल रहती है तो इसका मतलब इन्फ्लेशन भी लार्जली स्टेबल रहती है। अगर आप वो पीरियड उठा के देखें 2013 से 18 वाला, उसमें आपको 2 चीज़ें, बल्कि मेन उसमें आप देखेंगे ओवरऑल इन्फ्लेशन स्टेबल थी क्योंकि आपका एक्सचेंज रेट स्टेबल था। दूसरा उस वक्त ये था कि ग्लोबल कमोडिटी जो प्राइसेस थी, आपकी खुर्दनी तेल है, आपका दूसरा आपका फ्यूल है, वो जो था वो भी उसकी प्राइसेस भी लो थी, तो जिसकी वजह से इन्फ्लेशन लो रही, लोगों ने उसका बेनिफिट रीप किया। आपकी जो डेट सर्विसिंग कॉस्ट थी एक्सटर्नल, वो कम रही क्योंकि आपका एक स्टेबल रुपया था। अच्छा, अब ये तो होगी पॉजिटिव साइड। उसकी जो नेगेटिव साइड है, जिसका आज भी बात की जाती है कि उससे पाकिस्तान की इकॉनमी को बड़ा नुकसान हुआ, वो जो बड़ा नुकसान है तो वो कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं? अच्छा, उसके भी आगे फिर काउंटर आर्गूमेंट्स हैं। वो ये कहते हैं कि जब रुपया स्टेबल था तो इम्पोर्ट्स करना आसान हो गया, बजाय इसके कि पाकिस्तान में कोई आप चीज़ बनाते, आपके लिए चीन से वो चीज़ दरामद करके बेचना सस्ता था क्योंकि इम्पोर्ट्स आपकी सस्ती होगी, रुपया आपका एक जगह पे पैक था। एक ये नुकसान। दूसरा नुकसान ये, जो कि शायद उस हद तक ठीक बात नहीं, लेकिन एक इकोनॉमिक थ्योरी है कि अगर आपकी इन्फ्लेशन एडजस्टेड, जो दुनिया की ममालिक के साथ आप तजारत करते हैं, उसके मुकाबले में अगर वहाँ पे जो महंगाई है और उसको आप एडजस्ट करते हैं अपने एक्सचेंज रेट से, तो अगर इन्फ्लेशन एडजस्टेड आपका एक्सचेंज रेट हो, तो अगर वो पॉजिटिव हो या जो भी उसकी एक वैल्यू आप डिटर्मिन कर लें, बट इन्फ्लेशन एडजस्टेड आपका जो है एक्सचेंज रेट, वो अगर बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग रुपया होगा तो आपकी जो एक्सपोर्ट है वो मुतासर होगी। ठीक है। दूसरा आर्गूमेंट ये दिया जाता है, अगर ये वाला आर्गूमेंट ले लें कि रुपये की कदर मजबूत रखने से पाकिस्तान की बरामदात को बहुत बुरी तरह नुकसान हुआ, तो ये आर्गूमेंट शायद ठीक नहीं है। पिछले 1 साल के अंदर पाकिस्तान की जो रुपए की कदर में 56% कमी हुई है। इसी अरसा में आप अपने एक्सपोर्ट्स उठा के देख लीजिए, वो या वहीं पे खड़ी हैं बल्कि पहले से कम हो गई हैं। मंथ ऑन मंथ वो वेरी करता है। तो ये वाला जो एक आर्गूमेंट दिया जाता था कि जी नहीं, एक मजबूत रुपए से आपकी बरामदात का नुकसान होता है, ये आर्गूमेंट तो पाकिस्तान के केस में फेल हो चुका है। हाँ, उसकी वजह से दरामदात सस्ती हुई, जिसकी वजह से फिर आपकी रुपए की डिमांड में इजाफा हुआ। जब रुपए की डिमांड में इजाफा हुआ तो फिर इवेंचुअली उसकी वैल्यू पे फ़र्क पड़ा। अब ये एक इकोनॉमिक थ्योरी है कि आप किस साइड के आर्गूमेंट्स लेते हैं और किससे नहीं लेते, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान में महंगाई है उसके अंदर जो सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो आपके एक रुपए की कदर में कमी होना है। हमारी 3 वजूहात की वजह से पाकिस्तान में महंगाई है। आपका रुपया बेताशा गिरा 56% एक साल में। हुकूमत पाकिस्तान को बिजली की, गैस की और इम्पोर्टेड फ्यूल की कीमतों में इजाफा करना पड़ा क्योंकि आप IMF के प्रोग्राम में थे और ये चीज़ें आपके वारे नहीं खरीदी, सब्सिडीज़ आपको ख़त्म करना थी। तीसरा फिर आपका फ्लड रिलेटेड जो फूड शॉक है, तो इसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई है। ना सिर्फ इसका जो आपका एक कमज़ोर रुपए का इम्पैक्ट आपकी महंगाई पे है, इसका जो दूसरा नुकसान हुआ कि पिछले माली साल में जो पाकिस्तान के कर्ज़ों में इजाफा हुआ, अच्छा खासा इजाफा हुआ, उसमें जो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एक्सचेंज रेट आई वो कोई 6.1% ऑफ द GDP पाकिस्तान की इकॉनमी के साइज थी। तो इसके दोनों साइड की, इसके फेवर में भी इसके आर्गूमेंट्स हैं और इसके अगेंस्ट में भी आर्गूमेंट्स हैं। आज ही एक रिपोर्ट जारी की IMF ने उनके लिए मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया डिपार्टमेंट में, उसके अंदर एक कंट्री के बारे में उन्होंने लिखा कि उसने अपना जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है उसकी जो करेंसी है वो डॉलर के साथ पैग है, मतलब उसका फिक्स रेट है। तो पैग करेंसी वाली जो कंट्री है वहाँ पे महंगाई कम है। अ कंट्री लाइक पाकिस्तान विच इज़ ट्राइंग टू फॉलो द मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट एंड ओकेजनल फिक्स एक्सचेंज रेट, हमारी जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा हो गई है।
जब हम बात करते हैं कि हमारे माशी निज़ाम में ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ थी जिनसे बिगाड़ पैदा हुआ, तो अक्सर पावर प्रोजेक्ट्स का जिक्र होता है। कुछ लोगों के नज़दीक हमने रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स लगाकर बहुत घाटे का सौदा किया। ज़रूरत से ज़ायद और महंगी बिजली की जनरेशन ने पाकिस्तानी मईशत पर दबाव मज़ीद बढ़ाया। बजाय इसके कि हम बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन के निज़ाम को बेहतर करते हैं, हमारा फोकस पावर जनरेशन पे रहा। क्या इस पॉलिसी ने हमारी माशी बदहाली में कोई किरदार अदा किया है? देखिए, आप इसको, ये जो है ये प्रॉक्सिमेट कॉजेज़ हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं इकोनॉमी की बदहाली के। आपको हमेशा फंडामेंटल कॉजेज़ देखने चाहिए। पाकिस्तान का फंडामेंटल कॉज ये है कि एक एनर्जी मिनिस्ट्री है, एक एनर्जी रेगुलेटर है, एक इनएफिशिएंट इसके साथ साथ नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। पाकिस्तान की इनएफिशिएंसीज हर जगह आया हैं। पहले तो अपने सिस्टम को समझिए। इस सिस्टम को ठीक करने के लिए जो पॉलिसी रिस्पॉन्स आपको चाहिए था वो आप कभी भी नहीं दे सके, बिकॉज आपने कभी भी वो कॉम्पिटेंस लेवल नहीं बिल्ड किया। तो आपने एक्सपीडियंसी की पॉलिसी पर फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट एनर्जी मिक्स जो है वो डेवलप किया। प्लांट्स भी इंपोर्टेड हैं और उसका रॉ मटेरियल भी इंपोर्टेड है, और आप उसको बेच रहे हैं पाकिस्तान की अर्बन मिडिल क्लास को, पाकिस्तान की रूरल मिडिल क्लास को, और इससे अगर नीचे चले जाएं तो 67% ऑफ कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको सब्सिडी देना पड़ती है, बिकॉज आपने एनर्जी की कॉस्ट इंपोर्टेड रखी हुई है। और उसके साथ साथ एफिशिएंसी ऐसी है कि 100 रुपये का बिल भेजते हैं, हार्डली 88 रुपीज़ वापस आते हैं, वो 12 रुपये भी इनएफिशिएंसी में जाते हैं। आप अपनी एनर्जी के लाइन लॉसेस जो हैं वो 3-4% ज़्यादा रखे हुए हैं जो अलाउड है टैरिफ में, और बाकी डिस्कोज की इनएफिशिएंसीज और सब कुछ अपनी जगह। इसमें आपने एक IPPs विद ऐसे ऐड किए जिन पे 17% रिटर्न आपने डॉलर डिनोमिनेटेड दिया, और जब भी रुपए की कदर वीक हुई तो वो रिटर्न बढ़ता चला गया और मुश्किल हो गया। उस वक्त चूँकि पॉलिसी मेकर्स 5 साल के एक पॉलिटिकल साइकिल के पर्सपेक्टिव में थे और हमेशा एक्सपीडियंसी ड्राइव कर रही थी, तो शायद ये सोच कम थी कि हम हाइड्रो, सन और विंड में जाएं। मैंने हमेशा ये कहा है कि इसके बाद कोल, ये 4 चीज़ें पाकिस्तान की एनर्जी नीड्स को कम्प्लीटली फुलफ़िल कर देती। जब ये लग रहे थे तो मैं तो छोटा सा था और एक स्टूडेंट था, तो मैं तब ये कहता था कि मुझे ठीक नहीं लगता कि इंपोर्टेड मंगवा कर लोकल बेची जाए, और डोमेस्टिक कोई ऐसी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो नहीं रही कि एक्सपोर्ट की जाए, और उसकी वजह से आज यहाँ खड़े हुए हैं। जो हमने पावर सेक्टर के साथ किया वो बाकी उसकी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारा एक कल्चर है कि हम सिर्फ माजी के बारे में जो है वो रोते हैं। 20 साल हो गए यार, 20 साल बड़ा टाइम है और था कि इसमें बहुत सी चीज़ें ठीक करें। हमने तो अपने 3-3.5 साल में 2 साल कोविड के गुजारे, जहाँ पे पहली प्रायोरिटी हुई लोगों की सेहत और साथ इकोनॉमी को अफ्लोट रखना। हमने अफ्लोट नहीं रखा, 6% पे उसको बढ़ाया, जो 15 साल, पिछले 15 साल 17 साल की तारीख में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। लेकिन जो पावर सेक्टर के साथ किया है वो इस बात की अक्कासी ज़रूर करता है कि हम जो भी बड़ा मसला हो उसके बारे में बोलते ज़्यादा हैं, और जब उसको सॉल्व करते हैं तो उसका एक पहलू जो है वो हम ठीक कर देते हैं, जो बाकी पहलू होते हैं उनको हम भूल जाते हैं। 2013 के बाद जो हमने ज़्यादातर करने की कोशिश की वो ये कि जिस तरीके से भी मिले जनरेशन कैपेसिटी बढ़ाएं, यानी बिजली के ज़्यादा प्लांट्स बनाएं। ये नहीं सोचा कि साथ हमने ट्रांसमिशन नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ये ठीक करना है। ये नहीं सोचा कि एक्चुअली अगर हम देखें तो आज भी पाकिस्तान, तो पूरा पाकिस्तान दुबई जैसे एक छोटे शहर के बराबर बिजली इस्तेमाल करता है, कि हम जो है वो अपने बिजली के रेगुलेशन का निज़ाम, जो हमारे डिस्कोज हैं, चाहे उनको हम प्राइवेटाइज करें या चाहे हम उनको कॉर्पोरेटाइज करें पब्लिक सेक्टर के अंदर,
कि इस पे हमें काम करना चाहिए, और इसके लिए 2013 से 17 से बेहतर टाइम नहीं था। ये हमने कुछ काम भी नहीं किए, ये नहीं सोचा कि किसी तरीके से जो पसमानदा इलाके हैं मुल्क के, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और फाटा, कि यहाँ पे भी हमने किसी तरीके से बिजली का निज़ाम एक्सटेंड करना है। ये नहीं सोचा कि जो हमारा गैस का नेटवर्क है, गैस का जो हमारा इकोसिस्टम है, कि वो सस्टेनेबल नहीं है। जिस तरीके से गैस पाकिस्तान में घरों में दी जाती है जलाने के लिए, वो दुनिया में कहीं नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रिस्पॉन्सिबल ज़रूर है, लेकिन जो अभी हमने करना है और जिस पे हम अभी बड़े डिटेल में काम कर रहे हैं, वो ये है कि आगे इंशाल्लाह जब भी आएंगे, इन सारे पहलुओं पे डिसाइसिव एक्शन लेना है, जल्दी एक्शन लेना है, एक सिमत में जाना है। और इसकी मैं इससे बेहतर मिसाल नहीं दे सकता कंपेयर टू दिस कि जो इस हुकूमत ने 1 साल में नहीं किया। यानी कुछ बोला ही नहीं ना कि कौन से सिमत में जाना है या नहीं जाना, बल्कि मुझे याद है कि आने से पहले मिफ्ता इस्माइल के इंटरव्यूज थे, मुसद्दिक मलिक के इंटरव्यूज थे कि बिजली बड़ी महंगी है, गैस बड़ा महंगा है, कि पीटीआई जो है वो कैपेसिटी पेमेंट्स के बारे में शायद ठीक नहीं कह रही, जो हमें उन पावर प्लांट्स को देने पड़ रहे हैं जो कि बंद भी होते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे किए गए कि उनको डॉलर्स में मिनिमम पेमेंट्स जो है वो करनी है, जो कि बिजली के रेट में जो है वो बढ़ती है। तो आप पूरा पिछला साल निकाल दें और बिजली के निज़ाम के बारे में, एनर्जी के निज़ाम के बारे में, या इकोनॉमी पे एज अ होल कोई एक स्टेटमेंट, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दें जिसमें इन्होंने अपना कोई रोड मैप दिया कि हमने 6 महीने में ये करना है, साल में ये करना है और 5 साल में ये करना चाहिए, जिसकी बुनियाद हम इस साल में रखेंगे। एक स्टेटमेंट नहीं आई होगी, क्योंकि दे डोंट हैव अ क्लू, इन्हें पता भी नहीं है और इनकी नीयत भी नहीं है। नहीं, आईपीपीज जो है, आई थिंक दिस वाज अ गुड डिसीजन, क्योंकि अगर पावर प्लांट नहीं होते तो जहाँ हम बैठे हैं बिजली नहीं होती, पूरे मुल्क में बिजली नहीं होती। बिजली एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है और पाकिस्तान में बिजली की जो कंजम्पशन है वैसे ही बहुत कम है। अगर हमें इंडस्ट्रियलाइज करना है उसके लिए हमें बिजली तो चाहिए हर हाल में, ठीक है। हाँ, लोग कहते हैं कि जी वो बहुत महंगे थे, बिजली ना महंगी होना बेहतर है ना होने के बराबर उसमें, ठीक है। तो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट। और अगर हम देखते हैं कि आई थिंक ये भी मैं कहता हूँ, महंगी जब बात करते हैं तो उसको कॉन्टेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। मेरा अभी घर में अगर कोई बिल आता है हमारा, तो यूनिट जो है एक 45 से 50 रुपये का होता है, उसमें से 10 से 12 रुपये जो है वो पावर जनरेशन की कॉस्ट है, जो कि IPP की कॉस्ट है, और उसमें से भी 10-12 रुपये में 4 या 5 रुपये की ऐसी कॉस्ट है जो कि आप उसको फिक्स कह सकते हो या डॉलर बेस कह सकते हो। बाकी तो सारे फ्यूल की कॉस्ट है। इसी तरह 50 रुपये का अगर आपका यूनिट है और तकरीबन 35 से 40 रुपये जो बचते हैं, उसमें से आधे टैक्सेस हैं और आधा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। तो इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। पावर कॉस्ट, अगर आप फिक्स कॉस्ट आप कहते हो कि बहुत महंगे, तो उसको अगर आप जीरो भी कर दो तब भी आपका बिजली का यूनिट 50 रुपये से गिर के 46 रुपये हो जाएगा, 47 रुपये हो जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो ज़रूरत ये है कि जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इनएफिशिएंसीज है उनको मैनेज किया जाए, टैक्सेशन जो है उसको मैनेज किया जाए, बजाय इसके कि हम हर ब्लेम जो है पावर प्लांट्स पर डालें। देखें, इसमें तो कोई दो ओपिनियन नहीं है कि एनर्जी जो है इस वक्त जो क्राइसिस है मुल्क में, एनर्जी की डिमांड और सप्लाई की क्राइसिस नहीं है, उसके कीमत की वजह से जो क्राइसिस डेवलप हुआ है उसने हमारे बजट को तबाह किया है, ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि रोड टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान पासिस थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर, समझ गए, ये वहीं से जाएगा, बिजली की तरफ से ही। इस मुल्क के जो माशी मसाइल को अगर ठीक करना है, आपने मुल्क पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना है, तो एनर्जी सेक्टर के प्रॉब्लम को एड्रेस किए बगैर नहीं आ सकता। आपने नवाज शरीफ साहब वगैरह का जिक्र किया। देखें, पाकिस्तान में जो बिजली की शॉर्टफॉल है ना, ये लेट 1980 से शुरू हुई है, 80s से। ये आज एक का ये इशू नहीं है पाकिस्तान में, ये 1980s में था कि डिमांड और सप्लाई में गैप पैदा हो गया,
जिसकी वजह से लोड शेडिंग कराची में होनी शुरू हुई। उससे हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे नुकसान होने लगे। उस ज़माने में जायका की स्टडी थी, एक जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन और जो भी एजेंसी है उन्होंने एक स्टडी कराया पाकिस्तान में कि उस वक्त के अर्ली 90s में पाकिस्तान को साल का 21 अरब रुपए का नुकसान हुआ इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, क्योंकि लोड शेडिंग की वजह से इंडस्ट्री बंद हो जाती थी, उस वक्त तो प्रोडक्शन नहीं होता था, तो उससे जो लॉस हुआ उसको उन्होंने कैलकुलेट किया था 21 बिलियन का। उसी को सामने रखते हुए 1994 में जब बेनज़ीर साहबा की हुकूमत आई पीपल्स पार्टी की, तो उन्होंने 1994 के एक एनर्जी पॉलिसी दी उन्होंने, और उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट किया। ठीक है, उस वक्त जो हमारा जो शॉर्टफॉल था ना, डिमांड और सप्लाई में जो गैप था, वो तकरीबन कोई 2,500 से 3,000 मेगावाट का था। अगर इतना हो जाता तो हम सरप्लस में आ सकते थे, क्योंकि हमारा जो शॉर्टफॉल था एनर्जी का वो 1000 से 1500 मेगावाट का था जब ये जापान ने स्टडी की थी। फिर जब बेनज़ीर साहबा की हुकूमत आई, उन्होंने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर को लिया है, IPPs। उसकी जो पॉलिसीज थी ना, जो इंसेंटिव हमने दिया था, उसमें बहुत बड़ा फ्लॉस था जो अब हमें नजर आता है, क्योंकि उसकी प्राइसिंग इलेक्ट्रिसिटी की हमने US डॉलर में की थी, 6.5 सेंट पर यूनिट पे था। तो उस वक्त जो भी एक्सचेंज रेट था 30 या 32 रुपए था, उस हिसाब से वो बन जाता था 6.5 सेंट का। हम ये भूल गए थे कि हम IMF के प्रोग्राम में जा रहे हैं जिसमें करेंसी का डिवैल्यू होना एक लाजमी अमर है। तो वही 6.5 सेंट आज 280 रुपए पर डॉलर के हिसाब से वो कहीं ज्यादा 30, 40, 44 रुपए पर डॉलर बन गया, पर यूनिट बन गया है उसकी कॉस्ट। तो हुआ ये कि हमने जितनी जरूरत थी उससे कहीं ज्यादा हमने IPPs को शामिल कर लिया। 2,500 मेगावाट की जगह पे हमने 7,500 मेगावाट की इजाजत दे दी, धड़ाधड़। ठीक है, वो मैं बहुत सारी चीज़ें आपसे डिटेल में नहीं जा सकता हूँ, आप समझ रहे होंगे कि कैसे इजाज़त दी गई हमें, हमने दी। नतीजा ये हुआ कि जब वो 96 के बाद से जब चलना शुरू हुआ तो 3 साल 4 साल में वो पावर प्लांट आने लगे, ऑपरेशन में आ गए। और बाय 2001, ये मैं ऐसी बता रहा हूँ जो आपके नाज़रीन को पता नहीं है, मेजॉरिटी को नहीं पता होगा जो मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। 2001 में ये हम तकरीबन 3,500 से ज़्यादा मेगावाट सरप्लस लेके बैठे हुए थे। वो सारे IPPs जो 95-96 में जिनको हमने इजाज़त दी, वो सब इन ऑपरेशन आ गए, सब बिजली बनाने लगे। तो तकरीबन हम जो हमारी उस वक्त भी इकोनॉमी ग्रो करते करते जितनी भी हमारी डिमांड थी, उससे कहीं ज़्यादा तकरीबन 3,500 मेगावाट सरप्लस था हमारा। अब जो उसमें एग्रीमेंट का हिस्सा था कि आप अगर बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, 60% ऑफ द कैपेसिटी पेमेंट आपने करनी ही करनी है। तो एक इशू हुआ, और उस वक्त मैं गवर्नमेंट में था, तो मुझे पता है कि एक खुर्शीद साहब होते थे, ये बरतानिया के साथ हमारा एक IPP था, क्या नाम है उसका, UK का था वो IPP। उसका जो हेड था खुर्शीद नाम था, यंग सा लड़का था वो हर दफ़े हर जगह हर बार मिनिस्ट्री फाइनेंस में उसको देखता हूँ कि जी मेरे पैसे दे। अब मिनिस्ट्री फाइनेंस वाले कहते थे कि यार हम तो तुमसे बिजली खरीद ही नहीं रहे हैं, तो तुम्हें किस चीज़ का पैसे दें? बोले कि जी ये एग्रीमेंट का हिस्सा है कि 60% आपने हमारी कैपेसिटी का आपने पेमेंट करना है। दैट बिकेम एन इशू। मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी उस वक्त, शौकत अजीज साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे। हम IMF में जब जाएं, वहाँ पर वर्ल्ड बैंक IMF पे सबसे पहला इशू यही आए कि आपने IPPs की पेमेंट नहीं की है, आपने IPPs की पेमेंट की। वहाँ से हम पे प्रेशर बिल्ड होना शुरू हुआ। फिर हमने उसको किसी तरीके से रिजॉल्व किया। हमारे पास सरप्लस था। हमने क्या किया कि हमने हिंदुस्तान के साथ में बिजली उनको बेचने की खातिर हमने उनके साथ निगोशिएशन की,
उस ज़माने में अशफाक महमूद साहब हमारे फेडरल सेक्रेटरी थे वाटर एंड पावर के। वो दिल्ली में जाके मुज़ाकरात भी कर रहे थे उस वक्त, और हमारी ECC में वो जब डिस्कशन होती थी तो हमें पता चलता था कि कहाँ पर है। हम बहुत आगे तक बढ़ गए थे हिंदुस्तान में कि जगह का भी पता चल गया था। मुझे याद है कि लाहौर से फाजिलका सेक्टर है कहीं, वहाँ से हमने उनके मेन ग्रिड में कनेक्ट करना था। वो सारी चीज़ें तय हो चुकी थी। आखिर में प्राइसिंग पे आ गया इशू। हिंदुस्तानियों ने कहा कि देखें ये तो सरप्लस है आपका, हम अगर नहीं लेंगे तो फिर ये तो आपको नुकसान तो होगा, आपको तो कैपेसिटी पेमेंट करनी ही करनी है, तो आप इसके रेट को कम कर दें। ठीक है, आप रेट को कम कर दें तो हम फिर ले लेते हैं। अब वो रेट पे ही ये डिस्कशन चल रही थी कि हम कहाँ पर रेट, और हमारे लिए पॉलिटिकली इतना ये हो गया था कि क्या हम अपने मुल्क में बिजली की कीमत जो है यहाँ पर रखे हुए हैं और हिंदुस्तान को नीचे कम दे रहे हैं, तो ये तो एक जाती है ना। तो ये इशू था। वो 13 दिसंबर 2001 इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हो गया। एज यूजुअल उनका जो होता है कि ये पाकिस्तानी इसमें इन्वॉल्व थे। वो नेगोशिएशन सारे ख़त्म हो गए, आमने सामने हमारी फ़ौजें खड़ी हो गई हैं। आपको वो पूरा 2002 भी इसी तरीके से निकल गया। हम जब 2003 में पहुंचते हैं तो पता चला कि स्टिल वी हैव 3000 मेगावाट सरप्लस। अब हम क्या करें जरा। फिर हमने ये 2003 में एक्सरसाइज मैंने की कि ये एक्सेस सप्लाई जो है हमारा, ये कब जाके ब्रेक इवन होगा। तो हमने ये एक फोरकास्ट किया कि अगर हमारी इकोनॉमी 5-6% से ग्रो करेगी तो ये कब जाकर होगा। तो पता चला कि 2011 में जाकर हम ब्रेक इवन होते हैं। ये कब हम डिस्कस कर रहे हैं, 2003 में। कब हम ब्रेक इवन करेंगे, 2011 में। हुआ ये कि उस वक्त हमारी इकोनॉमी 8%, 9%, 7.5% से ग्रो करने लगी। और उसके बाद विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए उनका प्रोग्राम था, वो बड़े पैमाने पे विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन भी शुरू कराई गई, क्योंकि हमारे पास सरप्लस थे। वो जो सरप्लस वो जो शॉर्टेजेस या ब्रेक इवन होना था 2011 में, वो 2007 में आ गया। 2007 में आके ब्रेक इवन हो गया। 2008 से फिर जब वो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो बिजली की कीमत दुनिया में, ऑयल की कीमत बढ़ गई। $66 बैरल पे हमने 2007-2008 का माली साल का बजट बनाया था। वो पेट्रोल की कीमत जो है इंटरनेशनल मार्केट में $140 को क्रॉस कर गई। लिहाजा हमारे सारे जो थे फर्नेस ऑयल से ही बिजली बन रहे थे, एकदम बिजली की कीमत बढ़ गई। जब बिजली की कीमत बढ़ी तो हमने उस वक्त की जो मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी उन्होंने पास ऑन नहीं किया था। हमें 250-300 बिलियन का हमें सब्सिडी देना पड़ गया। वो फिर हम IMF में चले गए। उन्होंने कहा कि भैया बिजली की कीमत बढ़ाओ। वो दिन जो है बिजली की कीमत बढ़ाने का सिलसिला आज भी चल रहा है और ये आइंदा भी चलता रहेगा अगर हम IMF के प्रोग्राम में रहेंगे, क्योंकि IMF के प्रोग्राम में करेंसी की डिवैल्यूएशन जो है उसका एक लाजमी अमर है। जब आप करेंसी डिवैल्यू करेंगे, रुपए में उसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। आपका कौन सी हुकूमत है जो पास ऑन करती चली जाएगी। देखिए, रेंटल पावर तो बहुत छोटा नंबर था, बहुत बड़ा नंबर नहीं था वो। बहरहाल जो पीपल्स पार्टी के ज़माने में टर्की से जो रेंटल पावर प्लांट आए थे वो एक अच्छा आइडिया नहीं था। उस वक्त भी हम ये लिखते थे कि ये अच्छा आइडिया नहीं है। राजा परवेज़ अशरफ के बारे में लोग कहते थे कि उनका इंटरेस्ट है इसमें, वो था कि नहीं ये तो नहीं कह सकता। बहरहाल वो ये था, बहुत महंगी बिजली ले रहे थे और वो एक मतलब किराए की ले रहे थे जिसकी कोई सेंस नहीं बनती थी। तो वो तो एक अच्छी चीज़ नहीं थी। प्रॉब्लम जो पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट की जो अभी हुई है, एक तो पीपल्स पार्टी के ज़माने में तो आपको बताया ऑयल प्राइसेस ऊपर थी और बिजली नहीं थी। जो अभी प्रॉब्लम हुई है कि 2013 के बाद हमने बहुत तेज़ी से पावर प्लांट लगाए। जहाँ पे हमें पावर प्लांट चाहिए थे 4-5, हमने को 10-12 लगा दिए। और वो पावर प्लांट जितने भी लगाए वो गारंटीड रिटर्न में 17% का रिटर्न दिया और उसकी कैपेसिटी पेमेंट पे करते रहे। उसमें अजम्पशन ये थी कि हर साल 10% बिजली की कंजम्पशन बढ़ेगी। अभी आप देखें इस मार्च के अंदर, पिछले मार्च से 16% बिजली की कंजम्पशन गिरी है। तो वो चूँकि बिजली की कंजम्पशन 2018 के बाद से उस तरह से बढ़ी नहीं जिस तरह से वो एक्सपेक्टेड था, तो उसकी वजह से वो कैपेसिटी पेमेंट बढ़ती गई और
और चूंकि वो सारे डॉलर पैक थे, करेंसीज डिप्रिसिएशन जो कि आपने आर्टिफिशियली पैक रखी थी, उससे वो बढ़ता रहा, तो वो सर्कुलर डेट के अंदर पार्ट बनता रहा। तो मेरे ख्याल में वो पॉलिसी बहुत ज़्यादा पावर प्लांट बहुत थोड़े टाइम में लाना एक गलत पॉलिसी थी। पावर प्लांट शुरू हुए बेनज़ीर के टाइम पे, एंड आई रिमेंबर, आपको शायद ये कोट कहीं मिल भी जाएगा बेनज़ीर का, कि शी सेड दैट these power plants are being installed, but I am not sure that the electricity produced by these power plants people of Pakistan can afford. तो पॉइंट ये है कि पावर तो ज़रूर हमारी रिक्वायरमेंट है, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू सी कि कैन द पाकिस्तानी सिस्टम अफोर्ड दिस पावर, कैन आवर पीपल अफोर्ड दिस इन देयर होम्स, कैन आवर industry afford this, can our commercial activity, maybe कुछ activities afford कर सकती हैं, कुछ नहीं कर सकती. So it is not easy to put up a power plant and force that tariff on the people, and that is what has been the problem. And instead of going into non-fuel based power generation, we have always gone to short-term solutions, and which have always been expensive. So even the power that we generated in those days, and even now, even in CPEC, is all fuel-based. So until you get out of fuel-based power generation, you will never be able to make it cheaper for the people of Pakistan. देखिए, एक बैलेंस्ड पिक्चर पेश करना चाहूँगा। मैं प्रोफेसर हूँ, आई ऑलवेज बिलीव इन प्लस एंड माइनस सच। बात यह है कि जब आपका लोड शेडिंग का पैमाना, हम क्लास पढ़ाते होते थे और हमें रोकना पड़ता था, ये हाल हो गया था। रोज़ाना कोई 4, 5, 6 मरतबा बिजली जाया करती थी लाहौर में, याद है। मेरे एक शागिर्द ने पीएचडी किया है इस पर कि इसका नुकसान कितना होता था सालाना। आज के जीडीपी के लिहाज से सालाना बिजली ना होने का नुकसान और लोड शेडिंग की वजह से नुकसान 1700 अरब, 2% ऑफ द जीडीपी, टुडेज जीडीपी। मजबूरन किया। अब पोजीशन ये है कि इन्वेस्टमेंट इतनी हो चुकी है कि हमारे पास थोड़ा सा सरप्लस तक हम पहुंच गए हैं। और जो अच्छी बात हुई है कि चाइनीज़ जो इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं सीपेक के तहत, और प्राइवेट सेक्टर जो चाइना का आया और कोल प्रोजेक्ट्स लगाए, ख़ास तौर पे आपने देखा सिंध में, तो हमारे पास कुछ हद तक सरप्लस है। मगर आप चाहें तो अग्रीमेंट्स फ्यूचर के लिए आप तब्दील कर सकते हैं, बट यू हैव टू ऑनर पास्ट एग्रीमेंट्स। उससे हमारा सर्कुलर डेट में इजाफा हो रहा है, हम सब्सिडी इतना दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है आपने गारंटीड किया है पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑफ 17 to 18% ऑन द इन्वेस्टमेंट। तो पुराने प्रोजेक्ट्स पे नहीं कर सकते। कम से कम ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट हुई। आज अल्लाह के फजल से वो सेक्टर कम से कम प्रोडक्शन के लिहाज से, जनरेशन के लिहाज से चल रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है, रेवेन्यू प्रॉब्लम है, सर्कुलेटेड प्रॉब्लम है, सब है। लॉसेस ज़्यादा हैं, जिस तरह आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतना आसार कदीमा का है कि अल्लाह बचाए। 2008 में जब ये गवर्नमेंट आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और राजा परवेज़ अशरफ उस वक्त पावर के मिनिस्टर बने, तो उस वक्त इन्होंने कोई $5 बिलियन की आरपीपीज़ की डील्स कर ली थी या कुछ वो प्रोसेस हुआ। फिर जो शौकत तरीन उस वक्त के वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने इस पर एतराज़ किया। उसका फिर एडीबी से ऑडिट करवाएगा, तो उस ऑडिट में ये बात सामने है कि ये जो डील्स हैं वो फिजिबल नहीं है। तो मोस्ट ऑफ दोज डील्स हैव बीन आइदर लैप्स्ड या कि वो मेच्योर नहीं हुई, जिसमें वो कारके का एक बड़ा एक मशहूर था। कारके के केस में हमें पेनल्टीज़ भी पड़ी, फिर हुकूमत ने बात की टर्की से और वो फिर वो जुर्माने इनको शायद माफ़ हुए या वॉट एवर। वो अब मेरा नहीं ख्याल को इतना कोई एक रेलेवेंट इशू, उस वक्त वो एक टॉपिक था, एक एक्सक्यूज़
भी थी और जेन्युइन वजह भी थी कि आपकी शॉर्टेज थी, बिजली की शॉर्टफॉल था, और जो इमीडिएट आपके 3 से 6 माह में प्लांट्स थे वो तो ये था बाहर से प्लांट इंपोर्ट करो जहाज़ के ऊपर और उसको जाके पाकिस्तान में लगा दो और बिजली बनाना शुरू कर दो, बट दोज आर वेरी एक्सपेंसिव प्लांट्स। वो कहानी ख़त्म हो चुकी है। अभी जो पाकिस्तान में बिजली है इसका 1/4 तो बन रहा है जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जो मंसूबे लगे हैं वहाँ से आपको जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो आई डोंट सी कि जो RPPs हैं एनी मोर रेलेवेंट इन दिस डिस्कशन।